शुरू हो गई। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यार ये बस ऐसे ही जो है ना, वो एग्ज़ामिनर भी हमारी बात समझ जाए कि आप हल्की सी बात बोलो और एग्ज़ामिनर बोलेगा यार चलो ठीक है, जो कहना चाह रहा हूँ मैं समझ गया हूँ। जी भाई, ऑनलाइन वाले सारे साथ में? मुसलमानों, अच्छा भाई, जब तक दूसरे भी ज्वाइन कर रहे हैं और नींद से जाग रहे हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता कर रहे होंगे शायद, तो एक काम ये कर लेते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं गर्मी में चाय क्यों पी रहा हूँ, मेरे गले में काफ़ी दर्द हो रहा है इसलिए। तो एक काम हम यही क्या करेंगे कि स्टार्ट का जो हमारा सेशन है ना, उसमें हम रख लेंगे कुछ FAQ वाला सेशन। लाइक ग्रुप्स पे तुम लोग काफ़ी सवाल जवाब करते हो, ग्रुप पे भी नहीं सिर्फ, और अदर देन ग्रुप भी बहुत सारे बच्चों के सवाल जवाब आ रहे होते हैं। तो जिस तरह ये कि बच्चों का क्वांटम बढ़ रहा है, उसी तरह क्वेरीज़ भी बढ़ती जाएंगी बच्चों की, आप लोगों की क्वेरीज़ बढ़ती जाएंगी, और आप लोगों की जो क्वेरीज़ है ना वो इम्पॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को मैं जवाब दूँ, इंडिविजुअल बेसिस पे भी रिस्पॉन्ड करूँ उनकी क्वेरीज़ का। क्योंकि जब तक आपकी क्वेरीज़ का जवाब नहीं होगा ना, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर नहीं होंगी, और जब तक वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस आप एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। यार एक ही तो बंदा है जिस पे आप लोग भरोसा करके, अल्लाह के बाद आप उसी बंदे पे भरोसा करोगे यार ये पेपर पास करवाएगा, और अगर वो बंदा भी आपको सही से रिस्पॉन्ड ना करे तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है कि यार मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है तो मैं उसको सही तरीके से निभाऊँ। तो इसमें जो है ना, आप लोगों से ये एक मेरी गुजारिश है, हम्बलाना गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, हमने एक अदद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो उस पर कोशिश करेंगे सारे बच्चे क्वेरी भेजें। कॉमन क्वेरीज़ भी होती हैं, ग्रुप इग्नोर कर देते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे लास्ट जो सेशन था हमारा वही मिस हो गया। एक प्रैक्टिस मेरी ये रहती है कि जो बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं ना इंडिविजुअली कि हमारा पेपर रह गया और समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ क्या हुआ, हर बच्चे को मैंने क्लास के बाद इंडिविजुअली मैसेज किया, क्या हुआ भाई, लिया था सेशन? तो बहुत सारों ने लिया, कुछ ने नहीं लिया, कुछ की मजबूरी थी, कुछ अनोखे ऐसे भी थे कि हमें पता ही नहीं सेशन भी था, तो वो अपनी दुनिया में ऐसे मगन है। अच्छा, तो एक प्रैक्टिस हम ये रखेंगे, हिकमत अमली, कि क्लास के स्टार्ट में जो, अच्छा मैं ये कह रहा था कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप का भरपूर तरीके से यूज़ करें, अनलेस के किसी का बहुत ही ज़्यादा कोई पर्सनल इशू हो गया है जो आप ग्रुप पे नहीं बता सकते दूसरों को, तो वो आप इंडिविजुअली मैसेज कर दें, ठीक है। तो क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एक एक को जाके देखना, ग्रुप पे मैसेज आसान रहता है। हाँ, किसी की इंडिविजुअल अगर है तो वो एक अलग बात है। सेकेंडली ये कि जो क्वेरीज़ अगर आपकी आ रही होती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास का जो 5 से 10 मिनट है स्टार्ट के, वो आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे दें। मोर लाइक वो FAQ होते हैं आपके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। एक बच्चे ने ऊपर पूछ लिया, नीचे बहुत सारी चैटें आ गई, पोस्टें आ गई, और उसके बाद वो सवाल वापस से आ रहा है, ठीक है। तो ये कर लेंगे। फिर ये करेंगे कि जिस तरह हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेगी तो क्लास के एंड के जो 5 से 10 मिनट होंगे उसमें एक हम क्विक रिकैप भी कर लेंगे। फ़र्ज़ करो हम सब्सिक्वेंट इवेंट का स्टैंडर्ड पढ़ लें, आइज़ा 210 पढ़ लें, ऑब्टेनिंग एन एग्रीमेंट इंगेजमेंट, तो हम क्या करेंगे कि भाई पहली क्लास होगी 210 की, उस क्लास में जो पढ़ा है वो रिवाइज़ कर लिया हमने, 5 मिनट 10 मिनट लिया, क्विक रिकैप हो गया, पॉइंटर्स बना लिया हमने। अगली क्लास आई तो अगली क्लास में वही पिछली क्लास का भी रिकैप करेंगे और उस क्लास का भी रिकैप करेंगे। तो जब 210 ख़त्म होगा तो आपके पास एक 5 मिनट की 10 मिनट की एक क्विक समरी भी मौजूद होगी कि अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ लिया, आप कह रहे हो कि यार बस मैं पॉइंटर ज़रा रिवाइज़ कर लूँ, तो वो चीज़ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। सही है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे साथ में? और भी अगर आप लोगों की कोई दिली ख्वाहिशात हों तो वो भी आप बता सकते हैं, मसला नहीं है, वो ख्वाहिशात जो मैं पूरी कर सकूँ। सही है, मतलब जायज़ ख्वाहिशात, ठीक है। अच्छा जी, तो पहली जो क्वेरी थी वो ये थी कि क्लास में ऑब्वियसली के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी दूसरी अटैम्प्ट लगी, तीसरी अटैम्प्ट, चौथी, पाँचवीं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी पहली अटैम्प्ट है। तो वो ये डर खौफ एक पैदा हो रहा है उनमें कि क्या हमारे ऊपर पूरी अटेंशन नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि भले ही आपने ऑडिट कहीं से भी पढ़ा हो, मेरी एक अजम्पशन यही रहेगी, भले वो बात अच्छी हो या बुरी, कि मैं इस क्रैश से ही चलाऊँगा।
स्क्रैच से ही चलाऊँगा और स्क्रैच से चला चला के आपको एडवांस लेवल पे ले जाऊँगा। अच्छा, उसका एक मकसद एक ये है कि अगर मैं डायरेक्ट एडवांस पे चला गया ना, और अगर कोई ऐसी बेसिक चीज़ है जो आपकी लिंकअप नहीं हुई है चीज़ों में, क्योंकि हर चीज़ लिंकअप हुई है मेरे साथ सारे नोट्स में। नोट्स मैंने 3 दिन 2 दिन कल ही ग्रुप पे सर्कुलेट कर दिया, तो आप लोगों को देखे होंगे कितने डिटेल में है वो, ठीक है। तो हर चीज़ लिंकअप हुई हुई है, और अगर वो लिंक टूट गया ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग भी अटेंटिव रहें चीज़ों में, कभी ऐसा फील नहीं होगा आपको कि यार ये चीज़ पढ़ी हुई हर क्लास में, चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए भी, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों पे भी फोकस है। सेकंड ये कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पेपर पास कैसे होगा। तो हमने पिछला जो ओरिएंटेशन सेशन था उसका मकसद ही यही था करने का पूरा। तो अगर किसी ने ओरिएंटेशन सेशन नहीं देखा है तो वो यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल है, वो जाके वहाँ पर देख सकता है। ड्राफ्टिंग इश्यूज़ आपके जो हैं वो डेली क्विज़ और मॉक्स के ज़रिए वो कवर हो जाएंगे। इंडिविजुअली जब चेकिंग की जाएगी तो इंडिविजुअली बच्चे का जो इशू है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अच्छा जी, एक पेपर रह गया ऑडिट का, और मैं फर्म ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो इसका भी मैंने जवाब ओरिएंटेशन में दिया था, मैं वापस से देता हूँ कि अगर किसी बच्चे का ऑडिट रहता है और वो चाह रहा है कि कोई भी फर्म ज्वाइन कर ले एज एन अनरजिस्टर्ड ट्रेनी, तो वो कर सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि ऑडिट वो प्रैक्टिकल उसमें भी देख रहा होगा और वो ऑडिट पढ़ भी रहा होगा, तो वो काम करते हुए भी ऑडिट को ही सीख रहा होगा। तो उसमें कोई जो है ना वो इतनी कोई कबाहत नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। इसका भी जवाब मैंने डिटेल ओरिएंटेशन सेशन में दिया है। एक सवाल यहाँ पर वापस से आया हुआ है कि आपकी जो किताब है या आपके जो नोट्स हैं, वो किताब का एक बड़ा वो चला हुआ है कल्चर हर जगह पे कि यार बुक होनी चाहिए, टीचर की बुक होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बुक होनी चाहिए, और बुक है भी, लेकिन कंपाइल्ड नहीं है। आपने जो नोट्स वगैरह देखें तो आपने देखा होगा कि यार वो ऐसे ही है कि पब्लिश हो जाएंगी चीज़ें, आप क्वेश्चंस भी उसके एंड में आ रहे हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो एक कंपाइलेशन बैक एंड पे चल रही है, लेकिन हर क्लास से पहले मैं आपको नोट्स दे दिया करूँगा सो दैट यू कैन स्टडी दोज नोट्स और आप आएँ, क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा लेक्चर चलेगा वो उन्हीं नोट्स के थ्रू चलेगा। और मैं आपको आदत ये बनाऊंगा कि आप उन्हीं नोट्स को पढ़ो, उन्हीं नोट्स को देखो, और उन्हीं नोट्स से मेरी गारंटी है सब्जेक्ट टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस, जो कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो है ना वो 0.001% है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो स्टैंडर्ड में नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेट टेक्स्ट में नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ है जो पास पेपर में नहीं है। वो जो नोट्स बनाए ना वो कंप्लीट है। देखिए, पास पेपर को भी एक एक सवाल को देखा है, टॉपिक वाइज आते हैं ना तुम्हारे पास पेपर, एक एक सवाल को एक एक चीज़ को देखा, उसके बाद जाके वो नोट्स बनाए, ऐसे नहीं बनाए। एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, कम नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अगर कोई कम हो तो आप लोग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना रेडी रखना, मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड होगी, फिज़िकल होगी, तो फिज़िकल जो लोग कराची में उनसे गुजारिश ये है कि वो फिज़िकल क्लास आके लें। एक एक्स्ट्रा अटेंशन पड़ती है, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा एक ग्लिच होता है, मुझे नहीं पता आप किस स्टेट में बैठ के जो है ना वो ले रहे हैं, आप चाय का कप हाथ में और आप बेड पे टेक लगा के आराम से मोबाइल पे ले रहे हो, नोटिंग वोटिंग कोई साथ में नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आप कितने सीरियस हैं। हाँ, जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं धूप में चल के, बसों में धक्के खा के, वो काफ़ी सीरियस हैं, और उनकी जो ड्राफ्टिंग है वो लाइव यहाँ पे चेक होगी, आप लोगों की भी चेक होगी, लेकिन एक थोड़ा सा एक एलिमेंट रहता है, कोशिश करेंगे कि उस एलिमेंट को ख़त्म करें। ऑब्वियसली जो बच्चे दूसरे शहरों में हैं उनके साथ तो एक मसला है, लेकिन जो कराची में है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। रिकॉर्डेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। लास्ट जो सेशन है वो भी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे वो सेशन अवेलेबल है, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उन्होंने देख लिया होगा आगे, तो वो अवेलेबल है। अच्छा सर, अगर हम आपके नोट से सब्जेक्ट तैयार करें तो क्या हमें ICAP की बुक देखने की नीड है या आइज़ा की? देखो बेटा, देखना चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज नोट्स वगैरह सब चीज़ें कवर्ड हैं पूरी तरीके से। आइज़ा का मैं इसलिए कहूँगा कि देख लो कि आइज़ा इज़ अ कम्प्लीट, मतलब वो कम्प्लीट है। नोट्स कुछ हद तक समराइज वर्जन प्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वो है जो प्रैक्टिकल फील्ड में भी यूज़ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के अंदर भी हेल्प आउट करेगी वो चीज़। दूसरा ये कि सोशल मीडिया का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो लिंक मैंने शेयर किया था। फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम तीनों पे अवेलेबल हूँ, और वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें आती रहती हैं। फ़ी के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर फ़ीस क्या है, तो फ़ीस का भी एडमिन ने बारहा जो है ना वो अनाउंस किया हुआ है। थिंक 5000 है फ़ीस, तो वो 5000 इतनी कोई मतलब हैवी फ़ीस नहीं है। अगर किसी को इसमें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो आइज़ा कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं बेटा? इम्तियाज़ से मिल जाएगा आपको, इम्तियाज़ से मिल जाएगा। और नाहिद सुपर स्टोर पे 20% डिस्काउंट लगा हुआ है, वहाँ से आप स्टैंडर्ड खरीद लें। ओके भी बोल रहा है यार, ये आलम है यार। हाँ मतलब यार कह रहा नाहिद कौन है? इम्तियाज़ छोड़ दिया बेटा तूने इम्तियाज़ सबकी आंसर स्क्रिप्ट रिव्यू करेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि आप लोग, मैं ये कहूँगा देखो एक क्वेरी ग्रुप है, ठीक है, जो अभी हमारा चल रहा है, कोई 250-300 बच्चे उसमें,
तो क्वेरी ग्रुप पे तो क्वेरीज का आंसर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दूँ, लेकिन जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे तो पहला राइट उन्हीं का है, ठीक है। तो आप अगर रजिस्टर्ड हो तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी ड्राफ्टिंग चेक होंगी, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। पहला राइट उनका है ना यार। हाँ, डिस्काउंट वाला ले लो भाई। जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है स्टैंडर्ड की और कोड ऑफ एथिक्स की, वो ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे शेयर की हुई है, तो आप लोग चाहो वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आई कैप बेचता है, जाहिर सी बात है, आप आई कैप से भी ले सकते हो वो चीज़, ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? आई कैप की बुक भी रेफ़र कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं। कोई किताब पढ़ना चाहो यार, कोई भी किताब पढ़ सकते हो यार, मैं किसी को रोकता वोकता नहीं हूँ, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन एंड रिएक्शन, वो सारी चीज़ें, तो वो आप ओथ लेके जो काम करना है खुद कर लो, खुद जो काम करना है कर लो। कोई किताब नहीं भी देखनी ना तो नहीं देखो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन एंड रिएक्शन फ्रॉम आई कैप, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले टॉपिक का। स्टार्ट हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स और आइज़ा 200 से। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने पहले ही पेज पे कुछ ब्रीफ से बैकग्राउंड डाले हुए हैं, लाइक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क और ऑडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो चाहें तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, अभी हम क्लास में स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना सेल्फ सफिशिएंट सारा मटेरियल अवेलेबल है कि आप लोग अगर चाहें तो वो खुद से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लाइक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताई गई चीज़ें यहाँ पर कि किस तरीके से वो चीज़ें पाकिस्तान में अडॉप्ट की गई हैं। ऑडिटिंग फ्रेमवर्क के हवाले से बातें बताई गई हैं यहाँ पर। फिर आप आ जाएँ आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को अवेलेबल है ना, सारी चीज़ें दिख रही हैं। रेगुलेटरी प्रोफेशन इन पाकिस्तान, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी पाकिस्तान में, लाइक आई कैप है, ICMAP है, आई कैप हो गया, ICMAP है, पिफा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। SECP सब लोगों ने नाम सुना होगा, SECP का सुना है ना भाई, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कंपनीज़ को रेगुलेट करता है। प्लस ऑडिटर्स को रेगुलेट करने वाली भी एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड है, जो आई कैप के भी ऊपर बैठी हुई है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये मॉनिटर करती है सारी की सारी फर्म्स को, क्या करती है, ओवरसीइंग एंड मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ आई कैप्स क्वालिटी एश्योरेंस, जो QAB प्रोग्राम होता है, क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड आई कैप का, ठीक है। जो QCR प्रोग्राम होता है, तो जितनी भी आई कैप से रजिस्टर्ड फर्म है उनके लिए मैंडेटरी है QCR करवाना, इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या होता है कि आई कैप की QCR की टीम आती है और आपकी फर्म से फाइलें सेलेक्ट करती है और फिर रिव्यू करके बता दे कि आपने जो ऑडिट किया है वो एज़ पर स्टैंडर्ड किया है कि नहीं किया, आपकी फर्म की मेथोडोलॉजी नहीं। मतलब अगर आई कैप रिव्यू कर रहा है, QCR कर रहा है BDO का, तो वो ये नहीं पूछेगा कि यार BDO के मेथोडोलॉजी से ऑडिट किया है कि नहीं किया, वो कहेगा आपने स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं किए, लोकल लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो किए नहीं किए, तो वो QCR रेटिंग होती है। आई कैप कहता है जितनी भी फर्म्स हैं QCR रेटेड, जब भी QCR रेटेड का नाम सुनो इसका मतलब वो आई कैप से QCR शुदा है, ठीक है। तो वो आई कैप का QCR प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम चलता है, उसके बाद वो रेटिंग करता है। मतलब ऑडिट आपने कर लिया, उसके बाद भी वो ऑडिट करता है आई कैप आगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर वो सेटिस्फैक्ट्री QCR रेटिंग देता है। नंबर 2 पे रजिस्टरिंग ऑल द फर्म्स दैट हैव अचीव्ड QCR रेटिंग एंड डीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ QCR एंड QAB। अगर क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड कोई ऑब्जर्वेशन निकाल दे, QCR खुद बताते खुद कोई एक ऐसी मेजर ऑब्जर्वेशन निकाल दे, तो वो फर्म डी रजिस्टर भी हो सकती है। तो अगर कोई बंदा ऑडिट करा रहा है आई कैप की किसी फर्म से, तो उसको ज़रूरी है कि वो QCR रेटेड फर्म से कराए। ऑडिट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी जानना ज़रूरी है कि क्यों इस प्रोफेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग इतना ध्यान देते हैं, और क्यों आई कैप दिन ब दिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है इस पेपर के अंदर, एनालिटिक्स की तरफ मूव करता जा रहा है। आप अगर इंटरनेशनली प्रोविजंस उठा के देखोगे, तो एक बच्चे ने बात की है फलानी फर्म है, उस पर पेनल्टी लगी है, पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया, फर्म्स बंद हो गया। आर्थर एंडरसन का एक केस था जो मैं लास्ट क्लास में आपसे जिक्र कर रहा था। सन 2000 में कोई उसके 20,000 एम्प्लॉइज़ थे और वो मतलब टॉप 7 कंपनीज में थी US के। अगर आप उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट और ये जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको उससे पीछे छोड़ा हुआ था। मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से वो जा रही थी कंपनी को। $90 का उसका एक शेयर था, हाईएस्ट एवर जो मार्केट में उस वक्त ट्रेड हो रहा था। लेकिन साथ में वो कर क्या रहे थे, उन्होंने क्रिएटिव अकाउंटिंग निकाल ली। क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होती है जनाब, के जितने भी उनकी वैल्यूएशन थी एसेट की, वो सारी फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो की बेसिस पे वो कर रहे थे। अब आपको पता है कि यार जिन बच्चों ने ऑडिट पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने FAR पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि यार फ्यूचर प्रोजेक्शन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसके अंदर मैनेजमेंट एस्टिमेट्स आ जाते हैं, मैनेजमेंट जजमेंट आ जाती है, और जहाँ पर ये एस्टिमेट और जजमेंट इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पर हाई अनसर्टिनिटी के चांसेस हो जाते हैं। तो वो मैनेजमेंट बायस ही, जब आप अपने एसेट्स को इन्फ्लेट करोगे तो आपकी बुक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। इसको कहते हैं किताबों को पकाना, कुकिंग योर बुक्स, ठीक है। तो वो अपनी बुक्स को कुक कर रहे थे, शेयर होल्डिंग वैल्यू बढ़ रही थी।
फिर उन्होंने जो लोन लेना था तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई थी, उससे वो लोन ले रहे थे। उसने आर्थर एंडरसन के शेयर्स के अंदर उसके जो एनरॉन था उसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था उसने, एनरॉन जो कंपनी थी, और वो इस कंपनी को लोन दे दी थी। अब जब सब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, रिलेटेड पार्टी दूसरी रिलेटेड पार्टी को लोन दे रही है, तो उसमें कितने रेगुलेशंस नहीं थे उनको रेगुलेट करने के लिए, तो वो बुक्स में छुपाते थे, लोन्स को छुपाते थे, एसेट्स को ओवर स्टेट करते थे, वैल्यू ज़्यादा होती थी, शेयर होल्डर भी खुश होते थे और बाकी जो मार्केट है वो भी खुश होती थी, इन्वेस्टर भी खुश होते थे कि भाई हम ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है। एकदम से उसने जो है ना वो फिर बबल है, बबल तो बस्ट होना है, तो फिर हालात ख़राब होने लगे। जब उनके हालात ख़राब होने लगे तो फिर एकदम ही CEO ने अनाउंस किया कि भाई हम तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और वो शेयर जो किसी ज़माने में हाईएस्ट 90.75 पे ट्रेड कर रहा था, वो 0.25 या 0.75 पे आगे गिरा, 0.25 0.75 पे आगे गिरा और वो कंपनी बंद हो गई। और वो सिर्फ वो कंपनी बंद नहीं हुई, आर्थर एंडरसन जो उसकी ऑडिटर थी वो भी हाथ धो के फारिग, उस पर केसेस हुए, 5-6 लोगों को तो सजाएं हुई हैं बाकायदा, ठीक है। और आर्थर एंडरसन फारिग। आर्थर एंडरसन कौन सी फर्म थी? बिग 5 में आती थी, कोई छोटी मोटी फर्म नहीं थी, बिग 5 में आती थी। मतलब ये ऑडिटर और जो मैनेजमेंट थी उनका कल्यूजन था। अब वो जो बात एक बच्चा कर रहा था कि पेनल्टी वगैरह पड़ती है, आप तो कहते हो सर ऑडिट आइजा के हिसाब से किया जाता है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर दी कि ऑडिटर ने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म नहीं रखी, ऑडिटर ने कल्यूड किया, उसने इन्फॉर्मेशन छुपाई, उसको पता थी फिर भी उसने इन्फॉर्मेशन छुपाई। तो इसलिए फिर जब उसके बाद आया सर्बेन्स ऑक्जिले, सर्बेन्स ऑक्जिले आया यूएस के अंदर। वो क्या था भाई, जैसे पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इंडिपेंडेंस रेगुलेशंस आना शुरू हुए कि ऑडिटर ये काम नहीं कर सकता अपने ऑडिट क्लाइंट के लिए, उसको इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है। मतलब आप बुक कीपिंग सर्विस नहीं दे सकते, अकाउंटिंग सर्विस नहीं दे सकते, कंसल्टेंसी नहीं दे सकते। कोड ऑफ एथिक्स भरा पड़ा है इससे बारे में, ठीक है। ICAP ने जो अडॉप्ट किया, IFAC का कोड ऑफ एथिक्स ICAP ने अडॉप्ट, सारे रेगुलेशन उसके बाद है। लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था हर्षद मेहता वाली स्कैंडल के बारे में। तो हर्षद मेहता का भी स्कैंडल जो था ना बहुत बड़ा था, स्कैम 1992 के, उसकी एक सीरीज़ है, देख ली, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो उसके बाद सारे रेगुलेशंस आने शुरू हुए स्टॉक ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए। तो अभी सबसे जो हाईएस्ट रेगुलेटेड है वो यही इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर है। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को उठा लो, आप इक्विटी इंडस्ट्री को उठा लो, ब्रोकरेज को उठा लो, सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री वो है। उसके बाद एक और केस था सत्यम कंप्यूटर्स का, सुना है किसी ने सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में? सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में इंडिया का सबसे बड़ा जो स्कैंडल था, फ्रॉड स्कैंडल, वो यही था, सत्यम कंप्यूटर। तो वो क्या करते थे, फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस बुक करते थे और रेवेन्यू बुक कर करके अपने बुक्स को इन्फ्लेट करते थे, अपनी बुक्स को इन्फ्लेट करते थे। वो इन्वेस्टर खुश होता था, वो पैसे लाता था। क्या है कि भाई बैंक लोन देने के लिए तैयार है, जब आपकी बुक्स अच्छी होंगी, आपके बुक्स में लायबिलिटी नहीं हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फ्यूचर प्रॉफिट वो बुक करता है, कट ऑफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फ्यूचर प्रॉफिट्स वो बुक कर लेते थे उठा के, फेक इन्वॉइसेस इशू की, रेवेन्यू बुक कर लिया। वो भी गया, उसका ऑडिटर भी फारे। फिर उन्होंने देखा कि यार कंपनी की वर्थ अच्छी हो रही है, तो फिर जब एक सर्टेन लेवल पे अच्छी जाने लगी ना वर्थ, शेयर प्राइस अच्छे होने लगे, तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया, रामलिंगम राजू नाम था उसका, सत्यम कंप्यूटर का जो ओनर था रामलिंगम राजू, उसने क्या किया, अपने शेयर्स मार्केट में ऑफलोड करने शुरू कर दिए, बेचना शुरू कर दिया। वो जो शेयर्स का पैसा था उसने उठा के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। जब 2008 या लेटर 2000 में उसमें जब क्राइसिस आया रियल एस्टेट पूरे वर्ल्ड ओवर, तो क्या वो रियल एस्टेट की वैल्यू बैठना शुरू हुई। जब वैल्यू बैठना शुरू हुई तो वो कैपिटलाइज नहीं कर सका उस तरह से, मतलब जिस वैल्यू पर उसने वो एसेट्स परचेज किए थे, ज़मीनें परचेज की थी, उस वैल्यू पर वो बेच नहीं सका। जब वो बेच नहीं सका तो उसको वहाँ पे नुकसान हो, जब उसको वहाँ पे नुकसान हुआ तो जितने भी उसके क्रेडिटर्स थे वो टाइम पे पैसा नहीं दे सका, उससे ही बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। तो ये सबसे बड़ा लॉस था, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो आज जाके यूट्यूब पे देखना, 5-6 मिनट की वीडियो मिल जाएंगी, आर्थर एंडरसन एंड नॉन स्कैंडल और सत्यम कंप्यूटर, ठीक है। तो बच्चों को जो है ना ये पढ़ाते भी हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जो क्लाइंट होता है, ठीक है, या जो कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से अगर चाहें तो अपनी बुक्स को ओवरस्टेट कर सकती हैं। यहीं पर हमारा प्रोफेशन जन्म लेता है ऑडिटर का, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहे, ऑडिटर इस तरह की कोई हरकतें ना करे, इसलिए ICAP बैठा है मॉनिटर करने के लिए। उसके ऊपर भी ऑडिट ओवरसाइट बैठा है, पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज़ और PIC है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहते हैं, उनका रिव्यू वगैरह देखने के लिए, उनका काम देखने के लिए कि यार जो ऑडिट फर्म्स काम कर रही हैं वो सही कर भी रही हैं कि नहीं कर रही, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, इसलिए ये रेगुलेशन इतना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, इंश्योरिंग दैट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स adopted by ICAP are aligned with international standards on auditing as issued by IASB। जो IASB इंटरनेशनल बॉडी है उसके हिसाब से आप ऑडिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो ऑडिट स्टैंडर्ड ICAP ने अडॉप्ट किए हैं।
तो ये मैंडेट है किसका भाई? सर जी ये मैंडेट है हमारा ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड का, ठीक है, AOB का मैंडेट है ये। तो ICAP अगर चाहे तो आपसे पूछ सकता है भाई 1 नंबर का पूछ लिया, 2 नंबर का पूछ लिया, भाई ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड बताओ, कोई 3 मेन फंक्शन बताओ ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के। तो अगर आपके दिमाग से, आपके नज़रों से ये चीज़ गुजरी है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद है या आपने ये डिस्कशन सुन भी ली है एक भी बार, तो आप उसको आराम से प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में एक प्रोफेशन है, आप लोग जानते होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में, क्या होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बारे में एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड है कि भाई आप जो चीज़ बनने जा रहे हो आपको उसके बारे में पता हो, तो आप ये चीज़ रीड कर लेना, ठीक है। उसके बारे में फिर जाहिर सी बात है थोड़े तो दूसरे प्रोफेशन के बारे में भी देखें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वो क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इधर डाला गया है। फिर आप आ जाओ पिफ्फा, ठीक है, ये भी कुछ लोग होते हैं दुनिया में, तो पिफ्फा के बारे में भी चीज़ें गिवन है, वो देख लेना। ऑडिट ओवरसाइट अरेंजमेंट ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके अंदर डिटेल से जो है ना वो चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से SECP करता है, ICAP कंडक्ट करता है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड कंडक्ट करता है। फिर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ये पाकिस्तान में है वो कौन कौन सी है भाई? देयर आर 3 प्रोफेशनल अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। नंबर 1 इज़ ICAP, नंबर 2 इज़ ICMAP, नंबर 3 इज़ पिफ्फा। और इन्हीं 3 प्रोफेशंस के बारे में मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। फिर आप आ जाए नीचे, अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा, एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके बारे में, इसकी अडॉप्शन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना इसको, ठीक है। अच्छा जी, अपने मेन जो है ना वो मुद्दे पे आ जाते हैं, विच इज़ ऑडिट, ठीक है। अब ऑडिट क्या है, ठीक है, ऑडिट क्या है, ऑडिट का प्रोफेशन आए किस तरीके से, उस पर थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड चीज़ों का जिसको पता है थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 4-5 दोस्त हैं आपस में, उनके पास पैसा आ गया बहुत सारा, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक दोस्त ने बोला यार तुझे पता है वो एनॉन वाला स्कैंडल, यार ये मुझे भरोसा नहीं है स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करने पे, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने जो है ना वो सरजत का लेक्चर देखा था, वो बता रहे थे कि इस तरह से फ्रॉड होता है, तो हम नहीं करेंगे, एक काम करते हैं अपनी कंपनी खोल लेते हैं। ना कौन सी कंपनी खोल लेते हैं? बोलते हैं यार ये बड़ी बड़ी SUV सारी है ना, इनको टक्कर देते हैं, इनको टक्कर देते हैं और हम भी अपना एक प्लांट लगा लेते हैं गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने वाला, कोई भी नाम दे देंगे, STT कार्स दे देंगे उसका नाम, ठीक है। तो STT कार जो है ना वो एक कंपनी बना ली। 3 लोग थे, ठीक है, 3 लोग थे, 3 दोस्त थे, अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है, 3 लोग थे। इन्होंने बोला कि यार ठीक है कंपनी बना लेते हैं। अब इन लोगों ने बोला यार कंपनी तो हम बना लें, लेकिन और कंपनी बना भी ली है, अब कंपनी चलाएं कैसे? इस कंपनी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, पैसे हमारे पास बहुत है, पैसों का मसला नहीं है, लेकिन कंपनी चलेगी नहीं, एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल भले जितना अच्छा हो, वो लास्ट वाली फिनिश प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो लोग नहीं खरीदेंगे। इन्होंने क्या किया, अमर अकबर एंथोनी ने क्या किया, कुछ लोगों को हायर किया जिनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था थोड़ा सा। अब उन्होंने देखा यार मार्केट में की प्लेयर्स कौन कौन है, उनको अच्छी सैलरीज ऑफर की और वहाँ से CEO उठा लिया, CFO उठा लिया, प्रोडक्शन मैनेजर उठा लिया, मार्केटिंग जो है ना वो मैनेजर उठा लिया, एडमिन के लोग उठा लिया, HR के लोग उठा लिया, उनको मिला के कंपनी बना ली, ठीक है, फाइनेंस के लोग उठा लिए, उनको मिला के कंपनी बना ली। जिन लोगों को उठाया उनको कहा मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट वो है जो इस कंपनी को चलाएगी। अब इसके अंदर CFO भी है, CEO भी है, डायरेक्टर भी हैं और हेड ऑफ दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर होल्डर लेकर आए इस दुनिया में मैनेजमेंट को, ठीक है। अब मैनेजमेंट आ गई, पूरा साल गुजर गया। अब ये शेयर होल्डर आए, इनको तो पैसा कमाना था। शेयर होल्डर ने बोला मैनेजमेंट के पास गई कि यार साल पूरा हो गया, मुझे ज़रा प्रॉफिटेबिलिटी तो बता दो, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। उन्होंने कहा सर आपको पता है कि इनिशियल ईयर्स हैं, उसके अंदर हमें हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, हम बिल्कुल बॉटलनेक चीज़ों के साथ चलें, कैलकुलेटेड चलें, इस साल थोड़ा सा लॉस है। कितना लॉस है सर? अरबों की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन कोई लॉस जो है ना वो 50 मिलियन का है। शेयर होल्डर ने कहा ठीक है यार, इक्विटी तो लॉन्ग टर्म गेन है और बिजनेस ही अपना है, काम चल रहा है, गाड़ियाँ बिक रही हैं, कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट मिल जाएगा। साल गुजर गया, दूसरा साल आ गया, शेयर होल्डर फिर गया मैनेजमेंट के पास कि यार प्रॉफिटेबिलिटी बता दो कितनी है।
वो बोला सर मसला असल में ये है कि कंपटीशन जो है ना वो थोड़ा बढ़ गया है, यूनिट्स तो हमारे बिके लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से हुआ नहीं है, प्रॉफिट उस तरीके से हुआ नहीं है और अब हम बिल्कुल बॉटल नेक पे खड़े हुए हैं, अभी 5 मिलियन का लॉस रह गया है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी चूँकि कुछ है नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ने कहा अच्छा ठीक है। वो फिर अमर अकबर एंथनी जो है ना, वो अकबर ने कहा यार थोड़ा सा सब्र करो, देख लेते हैं अगले साल। अगले साल फिर आए, उन्होंने कहा ठीक है यार इस साल अच्छी सेल हुई है, प्रॉफिट अच्छा खासा आएगा। अगले साल प्रॉफिट था से 5 मिलियन का। फिर ये मैनेजमेंट के पास गए कि यार अब डिविडेंड दे दो, कितना डिविडेंड निकाल सकते हो? तो मैनेजमेंट ने कहा कि सर 5 मिलियन का प्रॉफिट है इस साल का, आपको पता है कि पिछले सालों में कंपनी बहुत लॉस कर चुकी है, अब हमें तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी एक्सपेंशन। तो हम तो आपके पास ही आने वाले थे, ठीक है, हम आपके पास ही आने वाले थे कि आप थोड़ा सा और पैसा डालो, और हम कुछ बैंक्स के पास भी जा रहे हैं लोन लेने के लिए। अब शेयर होल्डर्स को ना थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ। शेयर होल्डर्स ने कहा, एक जो बंदा था ना उसके अंदर थोड़ा सा चीता था, ये जो एंथनी था ना, ये यूके से कुछ अकाउंटिंग वगैरह पढ़ के आया था। इससे बोले यार मैं तुम्हारी बुक्स इंस्पेक्ट करूँगा, मैं देखूँगा। उसने बुक्स को इंस्पेक्ट करना शुरू किया तो मैनेजमेंट ने कहा नहीं यार आप तो हमारे ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हो, मतलब सीएफओ ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, आप तो हमारे ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हो। सीएफओ कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब सीएफओ बाइस हो सकता है कंपनी के लिए क्योंकि कंपनी उसको पैसा दे रही है। सीईओ बोलेगा यार तू ये वाला काम कर, भले फ्रॉड करियो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, ठीक है। केपीआईज उसके इस तरह सेट हुए। अब एंथनी चूंकि यूके से पढ़ कर आया था, वो अकाउंटिंग को समझता है। एंथनी 22 था, क्यों 22 था? वो भी इसलिए 22 था क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए भाई, वो भी शेयर होल्डर है। पता चला भाई इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है, ना एंथनी इंडिपेंडेंट है और ना ही उसका जो सीएफओ है वो इंडिपेंडेंट है। तो फिर इन दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि यार किसी एक ऐसे बंदे को उठा के लाया जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो ना तुम्हारा दोस्त हो जो ना मेरा दोस्त हो, ठीक है। उठा के लाया किसको? इस तरीके से ऑडिटर का जो प्रोफेशन है वो इस दुनिया में वजूद में आया, मादरे वजूद में आया। इसको नाम दिया हुआ है सिंपल सा 3 पार्टी रिलेशनशिप, 3 लोगों का आपस में रिश्ता, 3 पार्टी रिलेशनशिप। अच्छा, अब ऑडिटर ने ऑडिट करना है, किस चीज़ का करना है? किसी चीज़ का तो करेगी सर, करना है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब आप उठा लो, दुनिया में आईएफआरएस क्यों है? क्यों है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स, जब आप स्टैंडर्ड का नाम देखो ना, इसका मतलब वो चीज़ स्टैंडर्डाइज की हुई है, सही है। तो हर जगह पे वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, हर कंपनी पे अप्लाई हो रहा है, तो इससे कंपेरेबिलिटी आपकी आसान हो रही है। अगर मैं एसटीटी कार्ड्स के अकाउंट्स उठाऊं और मैं अकाउंट्स उठाऊं किया मोटर्स के, दोनों का बिजनेस नेचर सेम है, तो दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी मोरलेस सेम होनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन सेम होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की पॉलिसी सेम होनी चाहिए, इन्वेंट्री की पॉलिसी सेम होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस कंपेरेबिलिटी को इंश्योर रखने के लिए कि एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी से अनोखी फाइनेंशियल प्रेजेंट ना करे, और यूज़र स्पेशली कंपेयर कर, जब आप स्टॉक में देखते हो ना, आप देखते हो बैंक्स रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, भाई यूबीएल ने इतना प्रॉफिट मार दिया, नेशनल बैंक ने मार दिया, मीज़ान ने मार दिया, एचबीएल ने मार दिया। क्या कर रहा होता है? यूज़र कंपेयर कर रहा होता है। लेकिन अगर यूज़र के बैक ऑफ द माइंड ये हो कि यार इसकी जो बेसिस है वही डिफरेंट है, शक व शुबात क्रिएट हो जाते हैं कि भाई किसकी बेसिस सही है। इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने की बड़ी ज़रूरत थी, तो दुनिया में आए आईएफआरएस। अब ये हुआ कि भाई जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे आईएफआरएस के हिसाब से बनेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर तो गैप वगैरह भी चलते हैं, दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे आईएफआरएस के हिसाब से। अब ऑडिटर को लाया गया ये देखने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। अब यहाँ पर आता है ऑडिटर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने। इसी छोटे से जुमले के अंदर तुम्हारी पूरी प्लानिंग कवर्ड है, तुम्हारी सारी की सारी रिस्क असेसमेंट कवर्ड है, तुम्हारी सारी की सारी ऑडिट ओपिनियन कवर्ड है। मतलब कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, आसान से आसान सवाल हो, उसका जवाब इसी छोटे से लाइन में गिवन है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं कि नहीं बने। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं, ऑडिटर कहेगा हाँ आईएफआरएस के हिसाब से बने, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने तो ऑडिटर कह देगा आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने। और अगर ऑडिटर ये कहे
कि मुझे पता ही नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने कि नहीं बने, ऑडिटर ही कह सकता है। क्यों? ऑडिट एविडेंस ही मिला, डिस्क्लेमर, ऐसे ही है। तो ऑडिटर को हायर किया जाता है किस चीज़ के लिए? ऑडिट ओपिनियन के लिए या रिपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर वो ओपिनियन नहीं दे रहा तो वो डिस्क्लेमर दे रहा है, सही है। अब ऑडिट ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। भाई फर्स्ट टाइम मान लो, चीज़ें क्लियर हो रही है ना? लिखते रहो साथ साथ यार। अच्छा जी, तो अब ओपिनियन देने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग ICAP में जाओगे, पेपर दोगे, तो पेपर दे रहे हो, काम करो ना, उससे पहले आप कितनी मेहनत है, प्लानिंग है, क्लासेस ले रहे हो, सब चीज़ें, और ICAP आपको एक ओपिनियन दे देगा, भाई इतने नंबर आए आपके। तो हमारी दुआ यही है कि ICAP अगली अटेम्प्ट में आपको नंबर ना दे, सबसे बड़ी दुआ ये है। वरना हम कहते थे ना यार अच्छे नंबर आ जाए, अम्मी दुआ करें अच्छे नंबर आ जाए। अब दुआ हम ये करते हैं कि यार नंबर ना आए, बस ये दुआ करना, पास लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस वो लिखा हो। ये सब चीज़ें ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा भाई? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हमें वो मिलेगा जिसकी बेसिस पे हम ओपिनियन देंगे, और वो क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस, तो ये है तुम्हारी ऑडिट की पूरी दुनिया। जितना भी हम ऑडिट पढ़ेंगे ना वो ये है समराइज्ड, इससे बाहर कुछ भी ऑडिट नहीं है। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस भी इसके अंदर शामिल है, ऑडिटर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके अंदर शामिल है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके अंदर शामिल है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके अंदर शामिल है, मिस स्टेटमेंट भी इसके अंदर शामिल है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी इसके अंदर शामिल है, इनहेरेंट लिमिटेशंस भी इसके अंदर शामिल है, ऑडिट एविडेंस भी इसके अंदर शामिल है, 700 भी इसके अंदर शामिल है। इन शॉर्ट पूरा का पूरा आयजा इज समराइज हियर। और जब हम ऑडिट पढ़ ले होंगे साथ साथ, तो मैं इस समरी पे आपको वापस से लेकर आ जाऊँगा और मैं सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट करवा दूँगा। तो जब भी आप इस समरी को देखोगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से चीज़ें डिज़ाइन की, जब भी आप इस समरी को देखोगे पूरा का पूरा स्टैंडर्ड आपके सामने होगा। और वो जो मैं कहता हूँ ना, कितना मुश्किल से मुश्किल सवाल क्यों ना हो, जब आप इस समरी को देखोगे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, सही है। वापस से हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ। अश्योरेंस, ऑनलाइन वाले बच्चों जाग रहे हो हैं भाई, या टाइमर लगा के सो गए हो कि क्लास से 10 मिनट पहले सवालात पूछेंगे? यार सलीम कपाड़िया मैं रिव्यू करवा दूं लास्ट वाले अटेम्प्ट का, लेकिन फिर क्या फ़ायदा? मैं बहुत सुनाऊंगा यार तुम लोग को, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दीदी, कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो पेपर किसी का फेल कैसे हो सकता है। मतलब मैं अभी एडमिन को भी यही बता रहा था, लास्ट क्लास से कोई आधे घंटे पहले मैं यहाँ पे पहुँच गया और कोई 15 मिनट के अंदर अंदर ये हर सवाल का जो है ना मैंने स्केच बना लिया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्केच आप लोगों को भी दिख रहा है, आधे घंटे के अंदर 8 क्वेश्चंस। यार मैं फिर जब 8वें पे आया ना, मैंने कहा यार कैम, ऑडिट एविडेंस, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये क्या पूछ रहा है? तो वो मैंने स्केच पूरा बना लिया। तो जब मैं बना रहा था ना स्केच, तो दिमाग में ये था यार ये पेपर कैसे फेल हो सकता है। तो फिर वो एक थॉट प्रोसेस दिमाग में है कि यार एक्सीडेंट हमेशा खाली रोडों पे होता है। तो आपको इंशाल्लाह बिजी कर देंगे इतना कि आप लोग डाउट करते रहें। जब आप डाउट करते रहेंगे कि यार अभी मेरी तैयारी पूरी है कि नहीं है, तो फिर आप लोग मेहनत भी करते रहेंगे। तो किसी भी चीज़ को आसान नहीं लेना। लास्ट टाइम जो है ना, ये आप लोगों के लिए एक क्या कहते हैं उसको, इबरत है एक तरीके से, कि किसी भी चीज़ को आसान मत लेना। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान हो जाएगी और कभी आसान से आसान चीज़ भी इतनी मुश्किल हो जाएगी ना कि आप लोग परेशान हो जाओगे यार क्या हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आसान पेपर था और आप लोगों का रह गया, मैं इस तरह से आप लोगों को कर रहा हूँ, आसान पेपर मेरे भी फेल हो गए। मतलब ऐसा था कि नल का टाइम थी और मेरा पेपर रुक गया। मतलब हर कोई बंदा पास हो गया और ऐसे ऐसे बच्चे पास हुए थे, ऐसे ऐसे दोस्त अहबाब पास हुए कि उनकी शक्ल देख के होता था कि यार ये भी पास हो गया। ऐसा होता है ना, फील आती है यार ये भी पास हो गया, मतलब मेरे अंदर क्या कीड़ा है, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, ये वाला आता था सवाल। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, आप फिर वापस से जब बैठते थे, आप एनालिसिस करते थे अपनी, तो आपको आइडेंटिफाई होता था कि यार हाँ ठीक है यार, मैं यहाँ पे बंद मार दिया, मैंने यहाँ पे बंद मार दी, ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई, इस तरीके की चीज़ें थी। ठीक है, सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है? वो मसला ये होता है कि आप लोग 100% पेपर नहीं करते। जब तक आप 100% पेपर नहीं करोगे ना, तो आप पासिंग के चांसेस को इंक्रीज़ नहीं करते अपने।
तो हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है थ्रू द प्रैक्टिस टाइम को कम से कम रखना है, जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है क्विकली करके निकल जाना है। अगर एक सवाल को एक नंबर को हासिल करने के लिए मेरे एग्जाम में 1.8 मिनट्स होते हैं और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टाइम मैंने 1.5 पे रखा हुआ है ताकि मुझे मार्जिन मिले, तो मैंने उस टाइम को 1 पे लेकर आना है, 1.2 पे इससे ज़्यादा लेकर नहीं आना। तो दूसरे सवालों के लिए ऑटोमेटिक मेरा मार्जिन निकलता आएगा। मैं वहाँ से जो टाइम बचाऊंगा मेरा किसी और सवाल पे जवाब पे यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो आप लास्ट जो है ना वो वीडियो देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न था कि रिज़ल्ट भी सेम है, क्योंकि आपकी हरकतें सेम है बेटा। जो काम पिछले अटैम्प में भी हुआ है वो इस अटैम्प में भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और वो आगे आने वाली नस्लों में भी होता रहेगा। ये भी जो है ना वो है एक इनहेरेंट लिमिटेशन है इस सब्जेक्ट के साथ। अच्छा जी, थोड़ा सा आ जाते हैं एश्योरेंस पे। एक तो है ऑडिट, एक है उसके ऊपर एश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस की 3 फॉर्म्स हैं। अ पॉजिटिव डिक्लेरेशन, अ कॉन्फिडेंस ब्रिंगिंग द शेयर होल्डर इनटू कंफर्ट जोन वाया ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जब मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट, मेरी ऑडिट रिपोर्ट किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जब लगती है ना, और उस पर आता है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, और हम इस पर क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर है या जो लेंडर है या जो कस्टमर है, जो सप्लायर है, जो भी की स्टेक होल्डर है, इवन एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो बढ़ जाता है, उस कंपनी पे बढ़ जाता है। शेयर होल्डर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के डिसाइड करता है कि क्या मैंने इन शेयर्स में फर्दर इन्वेस्ट करना है या इन शेयर्स को बेच देना है, क्या मुझे इस कंपनी को किसी और कंपनी के अंदर मर्ज कर देना है या इसके ऑपरेशन अलग कर देना है। की डिसीजन, क्या इस कंपनी से मुझे अभी डिविडेंड निकालना है या इतना पोटेंशियल नज़र आ रहा है इस कंपनी के अंदर कि मैं इसको बोलूँ कि डिविडेंड छोड़, उसको रीइन्वेस्ट कर वापस से नहीं चाहिए डिविडेंड, बढ़ाओ कंपनी को, मैं अगले साल डबल निकाल लूँगा। लेंडर जो बैंकर हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने कि नहीं बने। मैनेजमेंट कह रही है कि हमारी डेट टू इक्विटी पोजीशन ये है, और ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने। इसका मतलब डेट टू इक्विटी पोजीशन सही बता रहे हैं वो, ऐसे ही है। बैंकर को कॉन्फिडेंस आ गया, बैंक लोन दे देगा, बैंक लोन दे देगा। सप्लायर, जब कोई मुझे माल सप्लाई कर रहा है, मेरी लायबिलिटी वाली पोजीशन ख़राब है, मतलब मेरे करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, करंट एसेट कम है, करंट रेशियो मेरा आउट है, तो सप्लायर क्या मुझे क्रेडिट पे सामान देगा? कभी नहीं देगा। अब ये जो बड़े बड़े तुम्हारे सुपर स्टोर्स हैं किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इनका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट होता है डे 1 पे, जब ये सामान किसी से ख़रीदते हैं। उसके बाद इनकी जितनी भी सेटलमेंट है ना, लाइक आज मैंने जो है ना वो सर्फ एक्सेल ले ली, यूनिलीवर से सामान मंगा लिया, लक्स, सर्फ एक्सेल और जो उनके शैम्पू वगैरह हैं सब चीज़ें हैं, और कुकिंग ऑयल और सब चीज़ें मंगवा ली, पैसे नहीं दिए। पैसे कब दूंगा? जब कस्टमर वो सामान ख़रीद लेगा। लेकिन अगर जो यूनिलीवर है उसको ये शक होने लगे कि यार ये इम्तियाज़, ये चीज़, ये डिफ़ॉल्ट मार सकते हैं, मेरी पेमेंट मुझे नहीं देंगे, तो क्या वो मुझे क्रेडिट पे कभी सामान देंगे? कभी नहीं देंगे। हो सकता है मेरे टर्म्स अच्छे हैं तो 30 दिन की क्रेडिट लाइन को मेरे वो 15 दिन की कर दें, या 15 दिन की भी ख़त्म करके अब सारा सामान मुझे कैश में देना वो शुरू कर दें। तो ये वो कॉन्फिडेंस है। मेरा जो कस्टमर है, छोटे छोटे कस्टमर की तो खैर है, लेकिन जो की कस्टमर है, ठीक है यार, वो टाइमली सप्लाई कर सकेंगे मुझे रॉ मटेरियल की नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मैं उनको रॉ मटेरियल बना के दे रहा हूँ, मैं किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि यार मैं आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे गाड़ियाँ दूंगा, वो कंपनी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी कि यार इसकी बैलेंस शीट पे इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है, इसके बैंक में इतना पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लिक्विड एसेट कितना है, अगर मेरा बल्क ऑर्डर आ गया तो ये कैटर कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो भाई मैं कोई और भी सप्लायर अपना ढूंढूँ, तो सप्लायर भी देखेगा। एम्प्लॉयज़ क्यों देखेंगे भाई? एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर है, CV पे आपका नाम जुड़ा है भाई। अगर आपकी रिपोर्ट क्वालिफाई होती है तो इंडस्ट्री में आपका नाम ख़राब होगा। आप आ जाओगे सस्पेंडेड में, आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है फलानी कंपनी की, तो उनके एम्प्लॉयज़ भी तो फिर थोड़ा सा वो फील करेंगे कि यार हम इस कंपनी में क्यों, वो भी जॉब देखना शुरू कर देंगे। वो जब जॉब देखना शुरू कर देंगे, ऑपरेशंस रुक जाएंगे कंपनी के, गोइंग कंसर्न के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो जब ये ऑडिट रिपोर्ट लगती है ना, तो यूज़र का कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाता है। जी बेटा, आप बिल्कुल आगे कैंपस पे आगे मिल भी सकते हो, आप क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, तो यूज़र का कॉन्फिडेंस उस पर एनहांस हो जाता है काफ़ी। फिर द डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म इन कैरिंग आउट द एश्योरेंस प्रोसेस एंड रिजल्ट्स ऑफ दैट वर्क।
अश्योरेंस प्रोसेस मतलब कितना आप काम करो, जितना आप काम करोगे उससे लेवल ऑफ अश्योरेंस आपका बढ़ता रहेगा, डिटेक्शन रिस्क आपका कम से कम होता रहेगा, ऑडिट रिस्क कम से कम होता रहेगा, अश्योरेंस लेवल बढ़ता रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। रिजल्ट ऑफ दैट वर्क कि भाई उससे नतीजा आपका क्या निकल रहा है, किस किस्म का ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करो, जितना अच्छा क्वालिटी वाला ऑडिट एविडेंस होगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब 3 तरीके की एश्योरेंस है। नंबर 1 इज़ योर एब्सोल्यूट एश्योरेंस, नंबर 2 इज़ योर रीजनेबल एश्योरेंस एंड नंबर 3 इज़ योर लिमिटेड या नेगेटिव एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या है भाई? 100% एश्योरेंस है, एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हैं 100%, इसमें किसी भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो क्या मैं ये वाली ओपिनियन देता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, या मैं दे सकता हूँ? हाँ, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? रिपीटर्स वाले बच्चे ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, नए बच्चे नहीं दे सकते, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिट। अच्छे वक्तों में आके बहुत सवाल पूछता था इस तरह के, इनहेरेंट लिमिटेशन इसको बता दो, थोड़े थोड़े सिनेरियो चेंज करके। भाई CFO ने बोला है कि आपको 100% इंश्योरेंस देनी है, बोर्ड आगे पूछ रहा है कि यार पूरी फीस हम तुम्हें दे रहे हैं ऑडिट फीस की, थोड़े से पैसे और ले लो, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस दे दो। क्या मैं दे सकता हूँ? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, अब इनहेरेंट लिमिटेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस इज़ अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। जब भी रीजनेबल एश्योरेंस के बारे में सोचो, जब कोई पूछे तो पूरा जुमला आपने यही बोलना है कि रीजनेबल एश्योरेंस इज़ अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन। ये जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसके अंदर भी ये खूबसूरती हम देख लेंगे, और इतना बार बार बोलेंगे कि चीज़ें रिपीट होने लगेंगी आपको। इन अवर ओपिनियन, अब मैं क्या लिख के देता हूँ, इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। जब मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट, तो मैं इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट छोटा सा डिलीवर कर देता हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देता हूँ? कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। और जहां जहां मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी आती है वहां वहां मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग भी आता है। सही है? तो जब मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करता हूं, जैसे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो मैनेजमेंट ये चीज़ समझती है कि जो मेरा यूज़र है, जो रीडर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको पता है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बना रहा हूँ, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की। इसी तरह जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, तो ऑडिटर भी ये समझता है कि जो मेरा रीडर है ऑडिट रिपोर्ट का, उसको पता है कि ऑडिट किस बेसिस पे किया गया है। मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? मैं ऑडिट कर रहा हूँ मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट पे, उसके अंदर सैम्पलिंग भी शामिल है, उसके अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन भी शामिल है, उसके अंदर ऑडिट रिस्क भी शामिल है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है मुझे सारी चीज़ें नहीं बताए, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। नहीं पता होती तो मैं ऑडिट रिपोर्ट में भी लिख के दे देता हूँ, रिड्यूस करता हूँ क्या? एक्सपेक्टेशन गैप। और ये सारी बातें हम आगे जिक्र करेंगे इन सब चीज़ों का। फिर जो तीसरे नंबर की एश्योरेंस आती है, जो सबसे लो लेवल ऑफ एश्योरेंस है, वो है लिमिटेड एश्योरेंस या नेगेटिव एश्योरेंस, जिसमें मैं कहता हूँ कि बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव that these financial statements have not been prepared in accordance with IFRS। ऊपर में क्या कह रहा हूँ एब्सोल्यूट एश्योरेंस में कि इन मटीरियल रिस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हैं। नीचे क्या कह रहा हूँ भाई, मैंने जितना भी रिव्यू किया है, जितना भी देखा है, कोई ऐसी चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है कि जो देख के मैं कहूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने। ऊपर क्या कह रहा हूँ कि मैं देख चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली कंफर्म करते हैं IFRS के हिसाब से। और ऊपर जो मैं कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ मैं ऑडिट। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? रिव्यू। रिव्यू पे 2 स्टैंडर्ड है, 2400 और 2410। एक वो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर कर रहे हो कंपनी का, एक जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं हो, कोई और कर रहा हो, उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये होगा एश्योरेंस टाइप, इनको भी हम ज़रा तस्करा करेंगे, ज़रा डिटेल में आगे देखेंगे। अब आ जाओ ऑडिट पे। ऑडिट पे जब हम कहते हैं ना कि यार ऑडिट इज़ अ टाइप ऑफ एश्योरेंस, लेकिन नॉट एवरी एश्योरेंस इज़ एन ऑडिट। एक हमारे टीचर थे सादे मोहतरम, वो ऐसी फ़नी एग्जाम्पल्स देते थे। वो कहते थे कि हर कुत्ता जानवर है, लेकिन हर जानवर कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो एश्योरेंस में ऑडिट आता है,
ऑडिट में एश्योरेंस नहीं आती, गहरी बात है। टाइप ऑफ एश्योरेंस है ना ऑडिट, एक एश्योरेंस है, क्यों? दूसरी क्या है? रिव्यू। एक है एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो कि हम नहीं देते, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं देता होगा कंपनी का, वो भी ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशन उसके एंड पे भी होती है। ऑडिट क्या है? जब मैं बात करूँ ना ऑडिट की, ऑडिट का मतलब है ऑफिशियल एग्जामिनेशन, किसी भी चीज़ को जांचना, उसको देखना, उसको परखना। ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, मैंडेट दिया गया जिस चीज़ का। अब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट मीन्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले अगर मैं देखूं ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड सिस्टम। ऑडिट इज परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी हु इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटर या एश्योरेंस फर्म। हाँ, जूम कर दूं? क्लियर है थोड़ा? सही है? अब ठीक है? अच्छा जी। ऑडिट मीन्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना, उसको जांचना, और उसके पीछे जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनते हैं भाई? डेबिट क्रेडिट एंट्रीज होती हैं, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज आती हैं जनरल लेजर में, जनरल लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये डेबिट क्रेडिट एंट्रीज से बनते हैं वाउचर्स, एक होता है जेवी या जनरल एंट्रीज, एक होता है बैंक पेमेंट वाउचर, एक होता है रिसीट वाउचर। पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जब भी बैंक या कैश से मैं पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट वाउचर बनाता हूँ, रिसीट वाउचर होता है। जनरल एंट्रीज होती हैं जिसकी बैक पे कोई कैश वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, लाइक कट ऑफ की एंट्री में मारता हूँ, अनअर्न्ड आके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईयर एंड पे, बैड डेट की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ईसीएल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारी की सारी एंट्रीज वो हैं जिसपे कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, और इसी में सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फ्रॉड वाले स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे, इसको भी हम सेपरेटली टेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल एंट्री टेस्टिंग। जो बच्चे ऑडिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको इस चीज़ का इल्म होगा, नहीं होगा तो हम और इसको ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे जनरल एंट्री टेस्टिंग को। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या होता है, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक है भाई। इसके बैक एंड पे होती है तुम्हारी इनवॉइसेस, जीडीएन गुड डिस्पैच नोट, जीआरएन गुड रिसीव नोट, डिलीवरी नोट, डिलीवरी चलान, सप्लाई नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे कहलाते हैं अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइंग रिकॉर्ड जिनसे आप इन चीज़ों को भी वेरीफाई करते हो। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स अंडरलाइंग रिकॉर्ड। अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स में आपकी ये सारी चीज़ें आ गई। बच्चों क्लियर है? ठीक है। इन पाकिस्तान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद आइजा। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अथॉरिटी क्या है पाकिस्तान के अंदर? द ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद आइजा। आइजा वो नहीं, आइजा खान सही है, ISAs। द ISAs डू नॉट ओवरराइड लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। ये आपको पता है कि भाई लोकल लॉज हमेशा प्रिवेल करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी अगर इंटरनेशनल लॉ भी अप्लाई हो रहा है लेकिन SECP की तरफ से अगर कोई डायरेक्टिव्स आ गई तो जितने भी वो लॉज हैं वो साइड में हो जाएंगे। आप कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओ, उसके अंदर नोट नंबर 2 या 3 होगा। कोई भी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो, अवेलेबल होते हैं, नोट 2 या 3 होगा, उसके अंदर होगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस, ये हेडिंग होगी, लिख लो भले। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस की हेडिंग होगी, उसके अंदर लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बेसिस क्या है। अब आप बैंक देखोगे तो कंपनीज एक्ट तो लिखा होगा, ठीक है, SECP की गाइडेंस भी लिखी होगी, फिर लिखा होगा स्टेट बैंक के फॉर्मेट पे बनी है, ये सर्कुलर्स हैं, IFRS के हिसाब से बनी है। फिर नीचे एक लाइन होगी, जो भी कंपनी उठा लो, जो भी बैंक उठा लो, नीचे एक लाइन होगी कि जहाँ जहाँ IFRS की रिक्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कंपनीज एक्ट के साथ या SECP के किसी डायरेक्टिव्स के साथ, तो वो जो लोकल रिक्वायरमेंट है वो प्रिवेल करेगी हमेशा। और ये इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को स्टार्ट में बिल्कुल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, जब आप लोग पढ़ लोगे, इवन फील्ड वर्क में भी काम करोगे, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए।
ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो कहाँ पे प्रोवाइडेड है? एक सवाल है FAQ, चलो मैं भी पूछता हूँ ना, ऑनलाइन वाले बच्चों जरा बताओ ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कहाँ है? दूसरी अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट, चौथी अटैम्प्ट, पता नहीं क्या क्या पढ़ के दी भी है कि नहीं दी है? हैं? हाँ, कंपनीज एक्ट में। अच्छा, कौन से पेज पर है भाई? वो पेज नहीं पता। और आयजा 700 रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में है, ये सिलेबस में पहुंच गए ये लोग। रेगुलेशंस की बात कर रहा हूँ बेटा, रेगुलेशंस की। देखो यही फ़र्क है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इतना दूंगा ना कि आप सोच है आपकी, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। आयजा 700 के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन है जो कि इंटरनेशनली फॉलो होता है। अब मैं आपको ज़रा दिखा भी दूं हाथ के हाथ। स्क्रीन विजिबल है? ये है भाई, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018। इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये आ गई। सही है, SRO के थ्रू है। किसने बताया भाई? SECP ने। शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018। डेफिनेशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेफिनेशन means a report on the financial statements of a company by the auditor appointed by the company or the commission. Commission कौन? SECP. Under the provisions of the act. Act क्या? Companies Act 2017. Or in the case of an issuer under insurance ordinance. सही है, ये आगे डेफिनेशन आ गई। फिर आप आ जाओ आगे चैप्टर 2, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल मेक ऑन ऑडिट रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एनेक्चर 1। ये लिस्टेड कंपनी के लिए एनेक्चर है, वो फॉलो करेंगे। एनेक्चर, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर आप बैंकिंग कंपनी हो तो फॉलो करोगे एनेक्चर 2, सही है। फॉर ऑडिट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी एनेक्चर 3 फॉलो करोगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इशू कर रहे हो, मैनेजमेंट इशू करिए, आप उसको ऑडिट कर रहे हो, कौन सा एनेक्चर फॉलो करोगे? एनेक्चर 4। आप रिव्यू कर रहे हो, लिमिटेड स्कोप रिव्यू, कौन सा एनेक्चर फॉलो करोगे? 4। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कौन सा एनेक्चर फॉलो करोगे? 6। नहीं फॉलो करते तो ये पेनल्टी लगेगी। भाई आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आपको इन रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये आ गया एनेक्चर 1। ये है लिस्टेड कंपनी का फॉर्मेट। अब आप इसको अगर कंपेयर करोगे, जब हम रिपोर्टिंग इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे तो इसको भी कंपेयर हम करेंगे, लेकिन क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहली क्लास है आज कॉन्सेप्ट की, और हम रिपोर्ट को पढ़ लेते तो ये मैंने कहा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। अब आप देखोगे जब 700 का फॉर्मेट उठाओगे ना तो ये नहीं लिखा होगा, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 इन सो मैनर गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी, सही है। फिर आप आगे आ जाओ, जगह जगह क्या लिखा है? एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। फिर आप आगे आ जाओ, मटीरियल सर्टेनिटी का पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर्स, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ये है वो 701 वाला फॉर्मेट उठा के थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके जगह जगह पे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। इसका मतलब कंपनीज एक्ट में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है। कौन सी रिक्वायरमेंट है भाई? कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये डिस्क्लोजर होने लाजमी है, सही है। वो है, आप थर्ड स्केड्यूल निकाल के देखोगे कंपनीज एक्ट का तो उसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये होने चाहिए। फोर्थ स्केड्यूल है लिस्टेड कंपनी के लिए, फिफ्थ स्केड्यूल है फिर अदर देन लिस्टेड कंपनीज के लिए, उसके अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। तो ये उसका तस्करा कर रहा है। ऑडिटर के लिए ये ज़रूरी है कि ये तो देखे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने, ये भी देखे कि कंपनीज एक्ट के जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो हुई है कि नहीं हुई।
ठीक है। फिर आप नीचे आओ, ये चीज़ आपको आयदा 700 में नहीं मिलेगी। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सारे रिटर्न्स के साथ मैच है, इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड वर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। मैं लास्ट क्लास में एक बात कर रहा था ना कि सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर और बिजनेस पर्पज़ के लिए इनकर किए, तो हमने रिलायंस इंडस्ट्री की जो ऑडिट रिपोर्ट थी वो क्वालिफाई क्यों नहीं की? इसलिए क्वालिफाई नहीं की क्योंकि वो कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। तो वो आयदा के हिसाब से ऑडिट कर रहे थे, तो वो जो भी एक्सपेंस करें। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर ऑडिट कर रहा होता तो मैं उसके आर्टिकल्स निकाल के देखता कि क्या मुंबई इंडियंस को घुमाना उसके मेमोरेंडम में शामिल है कि नहीं है, तो फिर मैं उसकी रिपोर्ट क्वालिफाई करता। सही है। या नीता अंबानी जो है वो बुर्ज खलीफा में स्टे कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, वो मुंबई इंडियंस को ले गए तो वो खाने वाने खिला रही हैं, सारा कंपनी के खर्चे पे, तो उससे बिज़नेस को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, डायरेक्टली लिंक है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम असेस करते हैं। फिर ज़कात डिडक्टेबल एंड डिपॉजिटेड एज पर ज़कात नुशरा, तो ये कुछ 4-5 चीज़ें। अब आप बैंक्स में जाओगे तो उसके अंदर एक एडिशनल लाइन होगी, इंश्योरेंस में जाओगे एक एडिशनल लाइन होगी, ब्रोकरेज उठाओगे उसमें एक अलग से लाइन होगी, तो इन सब के रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस हैं, तो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट डालते हैं कि भाई आप ये भी इंश्योर कर लेना, तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट हो जाता है। जैसे आप किसी बैंक की रिपोर्ट निकाल के देखोगे तो बैंक की रिपोर्ट में कहते हैं कि हमने 60%, मोर देन 60% एडवांसेस को हमने कवर किया है। जैसे हम नेशनल बैंक का ऑडिट करते हैं, दूसरे बैंक से उनका ऑडिट करते हैं, तो हम ये मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आप ऑडिटर ये भी बताएगा कि हमने ये ऑडिट किया भी है कि नहीं किया है, इतनी सर्टेन नंबर ऑफ एडवांसेस कवर किए हैं कि नहीं किए, कितनी ब्रांचेस का ऑडिट किया है, जो रिटर्न्स आए वो मैच हुए कि नहीं हुए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये भाई ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन 2018। अच्छा जी, आ जाते हैं बाद में। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ना, आइजा डू नॉट ओवरराइड लोकल लॉज एंड रेगुलेशन, तो आइजा अपनी जगह पर है, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो फिर कंपनीज एक्ट ने बता दी, क्योंकि अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन डेविएट हो जाता ना तो आप आगे आके पढ़ोगे 210 के अंदर और 700 में कि आइजा भी आगे आके हाथ जोड़ देता है, कहता है अब तुमने मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, अब तुमने मेरे इंगेजमेंट लेटर के अंदर इतनी रद्दोबदल कर दिया ना कि मैं अपनी असल पहचान भूल चुका हूँ, कि कोई भी यूज़र देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि यार ये ऑडिट तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ है। एक जगह पे स्टैंडर्ड ये कह देता है अंग्रेज़ी में, जो मैं उर्दू में कहता हूँ आपको, कि स्टैंडर्ड आपके आगे हाथ जोड़ लेता है और वो कहता है कि तुम जानो तुम्हारे मुल्क का कानून जाने, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा ना, दोस्त कहता है कि भाई तू अपनी मर्जी चला रहा है, चला, मैं चला अपने रास्ते, मेरा नाम बीच में अगर तूने लिया ना मैं जान से मार दूंगा। तो ये स्टैंडर्ड भी कहता है, कहता तुमने अपनी इतनी मनमानी कर ली है कि लॉज और रेगुलेशन, लोकल रेगुलेशन इतने तुम्हारे प्रिवेल कर चुके हैं कि मेरी जो अपनी जो स्पेशलिटी है ना, जो मेरा जो असल मकसद है वो पीछे रह गया है। तो आप खुदा के वास्ते मेरा नाम यूज़ मत करना। आप रिपोर्ट में लिखते हो ना, ऑडिट हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद आइजा, कहता अब नहीं यूज़ करना। किन केसेस में कहता है वो भी हम आगे जिक्र करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आइजा। तो जो भी आप स्टैंडर्ड देखोगे उसके कुछ क्लॉजेस हैं स्ट्रेट, और हर क्लॉज के एंड में, पैराग्राफ के एंड में ब्रैकेट में A1 से A3, A4 से A16, तो वो उस पैराग्राफ की तशरीह वहाँ पर मौजूद है, एक्सप्लेनेटरी पैरा। तो आपको वहाँ पर वो एक्सप्लेन कर, जब हम स्टैंडर्ड रीड करेंगे तो उसको मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह ताला क्लैरिफाई करेंगे। ऑडिट कैन नॉट बी सेड टू बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद आइजा अनलेस कंप्लाइंस इज मेड ऑफ ऑल आइजास रेलेवेंट टू ऑडिट, वही वाली बात है, ठीक है। नीड फॉर एन ऑडिट, अब अगर कोई पूछे, क्योंकि एग्जामिनर माजी में पूछ चुका है कि भाई ये बताओ कि फ़लानी कंपनी का CFO बोल रहा है आपको कि यार ऑडिट में करवाता हूँ लेकिन सिर्फ खाना पूरी है, लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट है कि 3 मिलियन वाला पेड अप कैपिटल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओ तो मैं करवा रहा हूँ, खुदा की कसम अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती ना मैं नहीं करवाता, सिर्फ कॉस्ट पे कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। CFO ये बोल रहा है आपका रिक्वायरमेंट है, क्या जवाब दोगे? रिक्वायरमेंट है, क्या जवाब दोगे? ये जवाब है। एनहांसेस क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैं एक बात पहले बता चुका हूँ आपको। प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू द स्टेक होल्डर्स, अश्योरेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लाइज विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशन, कि अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस होती है तो ऑडिटर उसको भी रिपोर्ट करता है, उसकी बेसिस पे भी रिपोर्ट क्वालिफाई होती है। एथिकल प्रैक्टिसेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंटेग्रिटी पे डाउटफुल आ सकता है मैनेजमेंट की, ये जो इसका स्टैंडर्ड है लॉज एंड रेगुलेशन का, CA फाइनल के लिए, ठीक है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यार मैनेजमेंट सही काम कर भी रही है कि नहीं कर रही,
जो चीज़ें रिपोर्ट करी हो मटीरियली कंफर्म करती भी हैं आईएफआरएस के हिसाब से कि नहीं करती। रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूवमेंट इन इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स को देखना कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो जब भी आप लिखोगे तो बोलोगे मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको दूसरों से अलग करेंगे। एक लिख रहा होगा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, जब आप लिखोगे मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल तो जो चेक कर रहा होगा, जो भी पढ़ेगा, जो भी आपसे मुखातिब होगा, बात कर रहा होगा, वो समझेगा कि यार बैकग्राउंड अच्छा है इसका, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। क्यों? उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? मैनेजमेंट के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? ऑनलाइन वाले बच्चों, हाँ, बोर्ड की आती है। किसकी आती है भाई? मैनेजमेंट के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? बोर्ड की। बोर्ड को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, स्टैंडर्ड के अंदर दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जिनको गवर्न करने का हक दिया है, चार्ज दिया है, राइट दिया है, चाबियां दी है कि तुम इस कंपनी को गवर्न करोगे। जो छोटी कंपनीज होती है ना, उसके अंदर हो सकता है कि जो दो चार्ज विद गवर्नेंस हो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो वही मैनेजमेंट भी हो। छोटी कंपनीज हैं, चलती हैं ऐसे, वही गवर्न कर रहे होते हैं। जो बड़ी कंपनीज है, लाइक लिस्टेड कंपनीज है, लार्ज साइज एंटिटीज़ हैं, उसमें आपका बोर्ड भी अलग होता है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बैठा होता है, और वो मैनेजमेंट सेपरेट होती है, लाइक सीईओ सेपरेट, उसका सीएफओ सेपरेट, हेड ऑफ मार्केटिंग सेपरेट, आईटी सेपरेट, पूरी मैनेजमेंट होती है इंडिपेंडेंट। उस केस में फिर वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट है। उसके बाद बोर्ड है, उसके बाद ऑडिटर आता है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए। अब मैं बीइंग एन ऑडिटर, जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं उनसे सवाल है, मैं बीइंग एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग क्यों लूँ? भाई मैंने तो ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनेंगे नहीं बने। मैं उठाऊंगा सेल्स का लेजर, मटीआरटी निकालूंगा, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सैम्पलिंग निकालूंगा, 100-200 वाउचर आए, एग्रीमेंट देखा, चलता बना। वाई डू आई नीड टू सी द इंटरनल कंट्रोल्स? मैं क्यों देखूं? सवाल है। आप कह रहे हैं टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ, वाह यार जबरदस्त, टेस्ट ऑफ इंटरनल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों परफॉर्म करता हूं मैं? चलो जवाब दो भाई। वाई डू आई नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स? जी, मस्ती मजाक बहुत हो गया लास्ट क्लास में, मस्ती मजाक बहुत हो गया, होता रहेगा ऐसे। कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है, ठीक है। इफ इनपुट इज स्ट्रॉन्ग सो आउटपुट विल बी स्ट्रॉन्ग, क्या बात है। फॉर रिस्क असेसमेंट, फॉर रिस्क, मानूर ने जवाब दिया फॉर रिस्क, जो सही जवाब देगा उसको नाम लेके भी अप्रिशिएट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फॉर रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को जब आप असेस करते हो, एक कंपनी उसके कंट्रोल्स बिल्कुल माठे हैं, एक एनजीओ को ऑडिट कर रहे हो, वही बंदा खिड़की पे बैठा हुआ है गल्ले पे, ठीक है, और वो पैसे कलेक्ट भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, रोटियों के पैसे, खाने के पैसे भी उसी में से निकाल रहा है, शाम में जेब खाली है तो पैसे उसमें से निकाल के जेब में डाल के लेकर चला गया, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। कंट्रोल्स अच्छे हैं, फ्रॉड का रिस्क बढ़ गया, मिसस्टेटमेंट का रिस्क बढ़ गया, डिटेक्शन रिस्क बढ़ गया, ऑडिट रिस्क बढ़ गया, काम बढ़ गया। दूसरी तरफ आ जाऊँ, मेकर चेकर मैकेनिज्म है भाई, पैसे अलग बंदा कलेक्ट कर रहा है, रिकॉर्ड अलग बंदा कर रहा है, सेफ्टी है, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, सब चीज़ें कंट्रोल्स इफेक्टिव लग रहे हैं, एश्योरेंस आ रही है कंट्रोल पे, क्या करूँगा? ऑडिट रिस्क मेरा थोड़ा कम है, अब मैं चाहूँ तो कंट्रोल्स पर रिलायंस ले सकता हूँ, और चूँकि मेरा डिटेक्शन रिस्क कम है तो मैं कम प्रोसीजर परफॉर्म करके भी वो एश्योरेंस ले सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज उन सारे कॉन्सेप्ट्स की हाईलाइट है कि अगली क्लास में क्या आ रहा है, उतनी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सोच है आपकी, तो ये रज बस जाएगा आपके दिमाग में। अभी आप देखो 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, मैं बार बार बोलता रहूँगा ये, और ये रियलिटी चेक है, मेरी आदत है। जो जब तक ये रियलिटी चेक मैं आपको नहीं दूंगा तो एक, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, अब मैं अपने आप से झूठ बोलूँगा तो फ़ायदा नहीं है ना कुछ, क्या नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फ़ौरन से जवाब आना चाहिए था आप लोगों का, जो कि नहीं आया। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके जवाब फ़ौरन से निकल कर आएँ अगली बार जब हम ये सवाल करें। तो recommendations for improvement in internal controls via board या management letter, this will help management in reducing control risk, this will help reducing management in reducing control risk, thereby reducing, कहाँ गया भाई,
thereby reducing the audit risk to lower levels. अब क्या है, ऑडिटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए, बट फॉर द पर्पज ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मैं इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करता हूँ ताकि मैं नेचर और टाइमिंग या एक्सटेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में डिसाइड कर सकूँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैंने कौन से करने हैं और किस एक्सटेंट तक करने हैं, कितने सैम्पल्स करने हैं, उसको डिसाइड कर। लेकिन अगर मुझे कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी दिखती है तो मैं उसको बोर्ड लेटर में या मैनेजमेंट लेटर में लिखता हूँ। बोर्ड लेटर वो जहाँ पे मैं मैनेजमेंट लेटर ना दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बोर्ड लेटर में कवर कर देता हूँ। मेनली जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ पे मैनेजमेंट लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं, मैनेजमेंट लेटर की रिक्वायरमेंट आती है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जहाँ पे वो कहता है कि लिस्टेड कंपनी की जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करो उस रिपोर्ट की डेट से 45 दिन के अंदर अंदर विद इन 45 डेज आपने इंटरनल कंट्रोल्स की जितनी डेफिशिएंसीज हैं वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी है। तो मैनेजमेंट लेटर का जो फॉर्मेट है वो भी हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों का पता लगे कि फर्म्स में चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो जब मैं इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को बताऊंगा ना तो मैनेजमेंट फिर उन इंटरनल कंट्रोल्स पे काम करेगी और अल्टीमेटली इससे फ़ायदा किसका है, कंपनी का तो फ़ायदा है, फ़ायदा मेरा भी है। अगले साल उसी एरिया पे ऑडिट रिस्क मेरा कम होगा, क्यों, मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स स्ट्रेंथन कर दिए होंगे वहाँ पे, फ़ायदा तो मेरा है। तो ये फ़ायदा एक और है जो आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने दोस्तों को, जो वो बोलें कि ऑडिट तो एक सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, आप बोलो नहीं भाई ये तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर फ्रॉड कंट्रोल वीकनेस से फ्रॉड जन्म लेता है, एरर जन्म लेते हैं, मिस स्टेटमेंट जन्म लेती हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होती है, सबसे पहले तो तुम्हारा बिजनेस रिस्क जाके हिट होता है। कंपनी की बैकबोन है पैसा, लेकिन अगर वो पैसा ही निकल रहा है तो किस तरीके से काम करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा बिजनेस रिस्क जो कंट्रोल से रिलेटेड है वो सारा का सारा वहाँ से मिटिगेट हो जाएगा, ठीक है भाई। लास्टली सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंप्लायंस वाला एक फ़ायदा हो गया। 1 मिलियन से ऊपर पेड अप कैपिटल है तो आप किसी और बंदे से भी ऑडिट करवा सकते हो, लाइक CMA वाले से भी ऑडिट करवा सकते हो, लेकिन 3 मिलियन का है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आना पड़ेगा। सही है, क्लियर है, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक, क्लियर है ना भाई। जो भी कन्फ्यूजन हो सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते जाना। छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी आपने देखा कि कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो अगर ये कोई सवाल है आप लोग आराम से लिख सकते हो कि भाई ये फ़ायदे हैं आपके। स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। द वर्ड ऑडिटर मीन्स एक्सटर्नल ऑडिटर एज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। ऑडिटर, मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मैं हूँ ऑडिटर। जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ वो है ऑडिटेड एंटिटी या मेरा ऑडिट क्लाइंट या एश्योरेंस एंटिटी, इन नामों से वो कंपनी जानी जाती है मेरे लिए बीइंग एन ऑडिटर। द स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, ये कुछ आइज़ा 200 की चीज़ें भी अब शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, आइज़ा 200 की चीज़ें भी शुरू हो चुकी हैं। तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, अब मैं हाईलाइट भी करता जाऊँगा क्योंकि इसके अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, ये जब चैप्टर खत्म होगा ना तो चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, समझ लिया हमने रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, हमने समझा। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक है मटेरियल और एक है मिसस्टेटमेंट। सर ये मटेरियल क्या है, ये मिसस्टेटमेंट क्या है। मटेरियल की डेफिनेशन आप FAR 1 में शायद पढ़ के आ गए हो, सही है। एनी अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर इज मटेरियल टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट if it is expected to influence the decision of the user taken on the basis of that financial statements। ये डेफिनेशन वो है, जब मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा था तो मैंने याद की थी और अभी तक रटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो ये आप लोग को भी रट जाएगी। मटेरियल क्या है भाई, मटेरियल वो है जो यूज़र के लिए मटेरियल है। मटेरियल 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्वालिटी भी हो सकती है, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर भी हो सकता है। यार कंपनी में आग लग गई, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड लगी, अब क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है आई स्टैंड के हिसाब से। हाँ, ईयर एंड से पहले लगी, बाद में लगी है, बाद में लगी है, एडजस्टिंग है। अब कोई बोलेगा माचिस का डब्बा तो अंदर ही पड़ा होता, सही है। तो भाई ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, मैनेजमेंट कह सकती है मैं एडजस्ट नहीं कर रही, नहीं करो एडजस्ट, करना भी नहीं चाहिए। क्या इस चीज़ का डिस्क्लोजर जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्यों, मटीरियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र है। क्योंकि अगर कंपनी ने प्रॉफिट अच्छे दिखाएं, इन्वेंट्री अच्छी खासी है, लेकिन अगर कंपनी की यूज़र को यह पता लग जाए कि सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड जितना फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ था वो जल गया, 150 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी
और अब 150 मिलियन की इन्वेंट्री नहीं है, कुछ और पड़ा हुआ है अब राख। आप उसके अंदर एडिशनल ये भी बता सकते हो कि भाई पूरी की पूरी इन्वेंट्री इंश्योर्ड थी मेरी, इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन क्या यूज़र को बताना ज़रूरी है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो है मटीरियली, बट क्वालिटेटिव भी मटीरियल है। क्यों? इससे यूज़र का डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता है कि भाई इंश्योरेंस हो सकता है क्लेम दे नहीं दे, वो सारा यूज़र का डिसीजन है, सारा यूज़र का डिसीजन है। तो ये डिस्क्लोजर आना चाहिए। अगर ये डिस्क्लोजर नहीं है तो ये क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट कहलाएगी, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब ये आ गई आपकी ISA 240 की दुनिया। फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस्टेक, error is unintentional, thereby enabling the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. सर अगर कंपनी ऑडिट से बचने के लिए आग लगवा दे फिर, तो आप बोलोगे आग लगा दिया आग। ऐसी भी हैं कंपनीज, नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो सिरी क्यों खोल गई यार। अच्छा, तो ऐसी भी कंपनीज हैं ऑडिट से बचने के लिए आग लगा देती हैं। उस केस में क्या करता है ऑडिटर? उस केस में क्या होता है भाई? बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी, स्कोप लिमिटेशन। सही है, स्कोप लिमिटेशन हो जाती है। भाई ऑडिटर का तो काम है ऑडिट करना, एक छोटी सी टाइम लिमिट है उसके अंदर उसने ऑडिट करना है। अगर वो डेटा कंपनी ऑडिटर को नहीं देती है, डेटा जल जाता है, रिकॉर्ड FBI ने सीज कर दिया। भाई सर तारिक ने किसी कंपनी पे छापा मारा और बोला कि यार तुम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करा रहे थे तो हमने तुम्हारा रिकॉर्ड सारा सीज कर लिया, तो अब से तुम्हारा कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं होगा जब तक तुम हमें इतना टैक्स जमा नहीं कराते। तो फिर ऑडिटर ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ है? SRB या FBR में जमा हुआ है। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा भाई? रिकॉर्ड नहीं है तो मैं ऑडिट ओपिनियन किस पे दूँ? ऑडिट ओपिनियन के लिए ज़रूरी होता है ऑडिट एविडेंस। अब जब ऑडिट एविडेंस ही नहीं है तो ऑडिट ओपिनियन कहाँ से दूँ? ऑडिटर देता है डिस्क्लेमर, ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये आग लगा दी, रिकॉर्ड सीज कर लिया, वो हो गया, वो एक अलग बात है। इसके अंदर एक और भी मज़ा आता है निकल के। वो क्या आता है? एक तो भाई सिंपल सा जवाब है ना। सिंपल सा जवाब क्या है? आप सिंपल सा आप स्टैंडर्ड पढ़ लो, स्कोप लिमिटेशन आ गई। क्यों? FBI ने रिकॉर्ड सीज कर दिया, कंपनी ने टैक्स जमा नहीं कराया था। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा है, जैसे कि मैं, ठीक है, थोड़ी सी अपनी भी मार्केटिंग कर सकता हूँ ना, तो वो क्या कहेगा कि भाई टैक्स जमा नहीं कराया, ये तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे मसला आ गया, टैक्स चोरी हो रही है क्या? क्या कंपनी टैक्स चोरी कर रही है? मैनेजमेंट से पूछेगी भाई ये नोटिस दिया है FBI ने, तुम्हारे रिकॉर्ड सीज कर दिया, माजरा क्या है? बताओ तो सही। CFO से पूछोगे, बोर्ड से पूछोगे, CEO से पूछोगे, माजरा क्या है? टैक्स चोरी कर रहे हो। अपने टैक्स एडवाइज़र को भी लगाऊंगा, कंपनी के टैक्स एडवाइज़र से भी कंसल्ट करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा मैटर को, डिसाइड करूंगा कि वेदर दीज सर्कमस्टांसेस क्रिएट डाउट्स ऑन इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा क्या मुझे इस कंपनी का ऑडिट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। कहाँ से कहाँ चला गया मैं, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वही वाला सोचता हूँ कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ये सारी लिंकिंग है भाई। तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से बैठे बैठे ISA 240 में। तो ये सारी थिंकिंग एबिलिटी जो आपने डेवलप करनी है, आमद होनी चाहिए कि भाई टैक्स कम जमा कराया है तो टैक्स चोरी तो नहीं है। डिस्कस कर लो मैनेजमेंट से, अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि टैक्स चोरी है, डाउट क्रिएट हो जाए, अब देख लो। तो ये फ्रॉड वाले स्टैंडर्ड में इंशाल्लाह ताला हम और भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है भाई। फिर आप आगे आ जाएं। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ये है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय ISAs in accordance with auditor's finding. To communicate in accordance with ISAs, जैसे कि ISA 260, वो हमें बताता है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज गवर्नेंस। आपके सिलेबस में नहीं है, CA फाइनल में। दोस्त चार्ज गवर्नेंस से किस तरह कम्युनिकेट करना है, क्या क्या बातें करनी है, वो भी हमें बताता है। भाई कंट्रोल वीकनेसेस बतानी है, मॉडिफिकेशन हो रही है ऑडिटर रिपोर्ट में, जो भी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, की ऑड मैटर है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है, वो बताता है। तो ये सारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीजनेबल एश्योरेंस, रिपोर्ट देना और कम्युनिकेट करना की स्टेक होल्डर से, ठीक है, जो रेगुलेटर भी हो सकता है या आपके दो चार्ज गवर्नेंस भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हमने पढ़ा, 3 पार्टी रिलेशनशिप डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको ज़रा एक लेवल ऊपर ले जाऊँ, मैं ब्रॉडर व्यू में ले जाऊँ, तो कहलाती है जी एलिमेंट्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट।
तो आप देखें जहाँ 3 पार्टी रिलेशनशिप थी, 3 पार्टी रिलेशनशिप रहा। जहां पे शेयर होल्डर था, इंटेंडेड यूजर आ गया। ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जाएं इधर, हम इधर, तो क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो मेंबर्स कौन है, शेयर होल्डर है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होती हैं, कुछ होती हैं लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। उस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस कंपनी में मेंबर्स हैं। तो शेयर होल्डर जो है वो भी मेंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। मेंबर्स, शेयर होल्डर वो जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया एज अ शेयर होल्डर, तो वो शेयर होल्डर कहलाए। मेंबर्स वो जो मेंबर तो हैं लेकिन शेयर होल्डिंग में किसी का, इनका कोई पार्ट नहीं है, पैसा नहीं लगाया कंपनी में, ठीक है। इंटेंडेड यूज़र कोई भी हो सकता है। भाई बैंक का है, आपने स्पेशल पर्पस ऑडिट करवाना है, तो मेंबर्स को तो रिपोर्ट नहीं जाएगी, लेंडर को जाएगी, इंटेंडेड यूज़र को जाएगी। दूसरा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and for effective implementation of internal control and to provide auditor with all the information necessary for completion of audit and to provide additional information ISA 210 पैरा नंबर 6 preconditions of an audit। सही है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मैनेजमेंट कौन है भाई, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ऑडिटर, एश्योरेंस में चले जाओ तो प्रैक्टिशनर। ऑडिटर वो है, वापस से चले जाओ, ऑडिटर वो है जिसको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया। प्रैक्टिशनर वो है जिसको अपॉइंट नहीं है लेकिन आप उससे काम करवा रहे हो, मैनेजमेंट काम करवा रही है कि यार फलाने बैंक को ज़रा एश्योरेंस चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, लिमिटेड स्कोप रिव्यू चाहिए, तो आप करके दे दो। तो वो अपने आप को ऑडिटर नहीं कहलाएगा। ऑडिटर कौन कहलाएगा, जिसको मेंबर्स ने अपॉइंट किया हो, जिसको कमीशन ने अपॉइंट किया हो एज पर द कंपनीज एक्ट। ये बात क्लियर है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सब्जेक्ट मैटर जिसका ऑडिट किया जा रहा है। एश्योरेंस टर्म में इसको सब्जेक्ट मैटर कहोगे। अब हो सकता है अगली अटेम्प्ट में ICAP पास करने के लिए आपको पूछ ले, भाई एश्योरेंस इंगेजमेंट के एलिमेंट्स बता दो, तो आप ये बता देना। खुदारा ये वाला कॉलम प्रेजेंट मत करना, ये एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट है, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट। हाँ, ये याद करके आप इस पे जा सकते हो। क्राइटेरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर का ऑडिट होगा किसी ना किसी क्राइटेरिया के तहत। एविडेंस, जब आप ऑडिट करते हो तो ऑडिट एविडेंस लेते हो, जब आप ऑडिट नहीं करते तो आप ऑडिट एविडेंस भी नहीं कहते। जब आप ऑडिट करते हो तो आप ऑडिट ओपिनियन कहते हो, ऑडिट रिपोर्ट कहते हो। जब आप ऑडिट नहीं करते तो आप रिटन रिपोर्ट या एश्योरेंस रिपोर्ट कहते हो। इसका खेल ज़्यादातर चलता है CA फाइनल के लिए। CA फाइनल के लिए ज़्यादा चलता है क्योंकि उसमें आपको बोल देता है कि यार एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, उसका ऑडिट करना है, कंपनी एक्वायर करने जा रही है, ये ऑडिट करवाने जा रही है, वो ऑडिट करवा, उसमें एरिया आ जाता है एश्योरेंस इंगेजमेंट का। तो फिर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोगों के लिए नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ICAP हो सकता है पूछ ले, पूछा भी है ICAP ने, ऐसा नहीं है नहीं पूछा, पूछा भी है ICAP ने। तो ये आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि भाई अगर एश्योरेंस की बात है तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और अगर वो पूछेगा कि ऑडिट एलिमेंट्स, तो मैं ये सारी बातें रिप्रोड्यूस कर दूंगा। क्लियर है भाई। अब आ जाओ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएगी तो ऑडिटर ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ। प्रिवेंशन का मतलब कि भाई होने से पहले रोके। डिटेक्शन का मतलब हो गया, पता तो लग जाए, वरना तो फ्रॉड होता रहेगा कंटिन्यूस बेसिस पे। अब प्रिवेंट हो गया, होने से पहले रोक दिया। डिटेक्ट, इसका मतलब कंट्रोल वीकनेसेस एग्जिस्ट कर रही थी और फ्रॉड हो गया, फिर आपने डिटेक्ट कर लिया। अब जब डिटेक्ट कर लिया, अब करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। 3 तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है डिटेक्टिव, एक होता है करेक्टिव। जब आपने डिटेक्ट कर लिया, इसके बाद आपने करेक्टिव कंट्रोल्स लगाने ताकि वो जो फ्रॉड है, वो जो एरर है, वो वापस से अकर ना हो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजमेंट। अब आप आ जाओ नंबर 4, ऑडिट से रिलेटेड मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइजा 210 पैरा नंबर 6 प्री कंडीशंस। प्रोवाइडिंग द ऑडिटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट, unrestricted access to the persons whom the auditor needs to access to complete the audit। सेल्स का रिकॉर्ड वेरीफाई करना है,
तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास भी जाना पड़ेगा, मार्केटिंग वाले के पास भी जाना पड़ेगा। क्यों? रिस्क असेसमेंट के लिए कि भाई इन्वेंट्री तुम्हारी पाइलअप हो गई है, सेल्स गिर गई है, क्या देख रहे हो मार्केट, ताकि मैं रिस्क असेस कर सकूँ। आई कैप में तो क्वेश्चंस में आपको बना बना सिनेरियो मिल जाता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सिनेरियो बनाने पड़ते हैं, इंक्वायरी करनी पड़ती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। आइजा 315 क्या है भाई? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, 3 प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ और उससे मैं रिस्क असेस करता हूँ। और कुछ हद तक एनालिटिकल प्रोसीजर, इनिशियल जो प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर है वो, उससे मैं रिस्क असेस करता हूँ। रिस्क असेस करने के बाद मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ, उसके बाद एग्जीक्यूशन करता हूँ, फिर आती है मेरी रिपोर्ट। चौथा, रिटन रिप्रेजेंटेशन एट द एंड ऑफ द ऑडिट। ऑडिट कर लिया, अब रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो। रिटन रिप्रेजेंटेशन ये कि मैनेजमेंट की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो मैनेजमेंट ने पूरी की हैं। ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं वो आइजा 210 के अंदर मौजूद हैं, 200 के अंदर भी मौजूद हैं। आखिरी वाली जो चीज़ है रिटन रिप्रेजेंटेशन वाली, ये है आइजा 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैंने आपके लिए कंपाइल कर दी है। मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैनेजमेंट ने काम पूरा करना है, ऑडिटर अपना काम पूरा करेगा। अगर मैनेजमेंट अपना काम पूरा नहीं करती है तो ऑडिटर भी ऑडिट पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चों ये बात क्लियर है? जी भाई, जवाब आते रहना चाहिए। ज़बरदस्त। अब आ जाओ, छोटी सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूंगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता है यार, बैलेंस शीट होती है और क्या क्या होता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये कहलाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैंने इनमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, बेसिक से बेसिक चीज़, एडवांस से एडवांस चीज़, किसी भी चीज़ से कोई कन्फ्यूजन हो क्लियर हो जाएगी। अब आज हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम देख लेते हैं ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द आइजाज प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर एन ऑडिट वर्क इन फुलफिलिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। ये 210 की हेडिंग है। इन एडिशन द आइजाज कंटेन रिलेटेड गाइडेंस in the form of application and other explanatory material. The auditor may apply the provided guidance in any given situation to ensure that audit is performed in accordance with ISA. किस चीज़ की बात कर रही है? PJ, प्रोफेशनल जजमेंट। सही है। पहली रिक्वायरमेंट, ऑडिट कंडक्ट करो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी, टू रिमेन इंडिपेंडेंट थ्रू आउट द ऑडिट। अब इंडिपेंडेंस इंपैक्ट हो सकती है आपकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप से, पर्सनल रिलेशनशिप से या बिजनेस रिलेशनशिप से। मेनली 3 चीज़ें हिट करती हैं आगे। द एक्सटर्नल ऑडिटर या जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, अदरवाइज हिज रिपोर्ट विल हैव लिटिल वैल्यू और नो वैल्यू। ये नोट्स आप पढ़ोगे ना, ये आपसे बातें करेंगे। इफ़ ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट हिज ओपिनियन इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दी डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अज्यूम किया है भाई डायरेक्टर्स इज इक्वल टू मैनेजमेंट या दो चार्ज ऑफ गवर्नेंस। सबसे पहले रिलेशनशिप आता है आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं भाई? बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आपने उस कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने ऑडिट किया तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उस कंपनी की वेल्थ इंक्रीज हो। वही एनरॉन वाला केस, क्या आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी। आप कभी नहीं चाहोगे वो कंपनी लॉस बुक करे, आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहोगे, ठीक है। तो हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपने उसके साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखना। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो बात एक अलग है, वो भी आप प्रूफ करोगे। मसलन कि यार मैं एक ऑडिट फर्म में बैठा हूँ तो मैं क्या के इलेक्ट्रिक ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता? भाई बिजली उसकी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा उससे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, मैं उसका कस्टमर हूँ, तो क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ उसका? तो सर इस तरह तो कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? सारी पूरे कराची में ही वो बिजली सप्लाई कर रहा है, ऑडिट किससे करवाए वो? तो भाई ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब अगर वो कहे कि यार आप ऑडिट करो और बिजली का बिल नहीं देना हमें, अब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं रहा। मैं ऑडिट करूँगा HBL का, हबीब बैंक लिमिटेड, HBL के पास गया, मैंने कहा यार वो आ रही है ना BYD, निकलवा के दे दो मुझे। उसने कहा ठीक है भाई निकलवा के देते हैं, किस रेट पे दोगे? उसने बोला यार दुनिया को हम ऑफर कर रहे हैं 15% पे, आप हमारे ऑडिटर हो 2% पे ले जाओ। 2% पे
अब मेरी इंडिपेंडेंस इम्पेयर, वो तो हमेशा मुझे यही याद दिलाता रहेगा यार 2% पे दिए, तो फिर ये नॉर्मल बिजनेस रिलेशनशिप हुआ, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ, मैं नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू हो गया, तो हम उसको बोलना है पेनल्टी मत मारना प्लीज़, मैं पे कर दूंगा। ओवरड्यू हो गया तो एक इंडिपेंडेंस क्रिएट हो गई, इंडिपेंडेंस थ्रेट क्रिएट हो गया। फर्म ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई फीस पर, मतलब कोई छोटी फर्म है या कोई बड़ी फर्म है, ऑडिट क्लाइंट से जो टोटल फीस आ रही है, फर्म की टोटल फीस का रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन बन रहा है। अगर कल को वो क्लाइंट मेरा चला जाता है तो फर्म के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा, फर्म के ऑपरेशन कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा और फर्म बंद भी हो सकती है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा एज अ फर्म का पार्टनर कि वो क्लाइंट मेरे पास से जाए। उस क्लाइंट की खुशामदीद मैं करूँगा, रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करूँगा, मसले नहीं बताऊँगा, बोलूँगा यार सब सही है, इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंस इम्पेयर होगा। ऐसा कहता है आपने ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज़ पे भी चेक लगा जाए, ओवर ड्यू इंडिपेंडेंस ऑन दी फीस, क्लॉजेस मौजूद हैं कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। फिर आप आगे आ जाओ पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप। भाई मेरी वाइफ जो है वो किसी कंपनी की CFO है, मैं ऑडिट कर सकता हूँ? मेरा तो घर पे भी जीना महाल हो जाएगा, ठीक है, ऑडिट कैसे कर सकता हूँ? मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है भाई CFO है, कर सकता हूँ? क्लोज रिलेशनशिप आ जाएगा भाई, इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो जाएगी। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, भाई ऑडिट पार्टनर हूँ मैं और मैं उसके CFO के साथ, CEO के साथ जो है ना वो हल्ला गुल्ला करता हूँ, गोल्फ क्लब जाता हूँ, सिंध क्लब जाता हूँ, दोस्ती यारी लगी हुई है, बहुत सालों से उस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस कंपनी के बारे में कोई बात सुनूंगा? एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है। रिसीविंग गिफ्ट्स, भाई गिफ्ट बेच रहा है, भाई वो मोबाइल दे रहा है, वो जैसी रिपोर्ट जहाँ से जाती है आईफोन आता है, जैसी रिपोर्ट जाती है आईफोन आता है। रमज़ान का सीज़न आया, खजूर के डब्बे भर भर के आ रहे हैं, सही है। मई आ गया भाई, हज़रत साहब की बर्थडे आ रही है भाई 10 मई को, क्लाइंट की तरफ से गिफ्ट आ गया और लिखा हुआ है आप हमारा ख्याल करते तो हम भी आपका ख्याल करते। गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो भाई फर्म्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फर्म्स की पॉलिसी होती है बाकायदा कि भाई आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हो तो ये वैल्यू है, इसके ऊपर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों उससे ऊपर वैल्यू होगी तो सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट हो जाएगा। पिछली अटेम्प्ट्स में भी कोई इस तरह का सवाल आ चुका है कि भाई लेट से कोई PSL का टूर्नामेंट चल रहा है और आप ऑडिट करो HBL का, पूरी ऑडिट टीम को बोला कि यार VIP पासेस हैं, जाओ जाके मैच देखो, जो मैच देखना जाके देखो, VIP बॉक्स में आपको दे रहे हैं, आप जाके देखो। तो अब ऑडिट टीम की इंडिपेंडेंस इम्पेयर होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। वो नॉर्मल स्टैंड लेने के लिए उसको धक्के खाने पड़ते हैं, तो ये VIP स्टैंड, तो वो कभी कोई ऑब्जर्वेशन निकालेगा? बोलेगा भाई जहाँ से खाना मंगवाना है मंगवाओ। इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो रही है भाई। एक एक ट्रेनी जो है ना वो बैठ के 3-3 हज़ार का खाना एक ही टाइम पे खा रहा है। 3 कोर्स मील होता है, वो 4 कोर्स 5 कोर्स मील्स खा रहा है। ये 3 चीज़, जिंगर भी खा रहा है, बिरयानी भी खा रहा है, पता नहीं क्या क्या खा रहा है, दोपहर का खाना नाश्ता भी आके कर रहा है। क्लाइंट कह रहा है जितनी अय्याशी करनी है करो। तो मेरी वो आंखें होती हैं ना स्केप्टिसिज्म वाली, वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो जाए भाई, इतनी भी दोस्ती यारी नहीं रखनी क्लाइंट के साथ, एक गैप रखना है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, भाई मैं ऑडिट कर रहा हूँ, क्लाइंट कह रहा है कि यार ये आर्टिकल्स कितनी बाकी है तुम्हारी, आपके तो यार 1 महीना बाकी है, भाई ख़त्म करो 1 महीने में, आके ज्वाइन कर लो, उधर बड़ी ज़रूरत है, तुम ही जैसे लोग तो हमें चाहिए। तो जब वो बोलेगा कि यार तुम जैसे होनहार लोग चाहिए, तो तुम ऑब्जर्वेशन निकालोगे, तुम कोई भंड निकालोगे, क्यों? क्योंकि जाके तुमने उसी क्लाइंट को ज्वाइन करना है, हो सकता है मेरी जॉब खतरे में हो जाए, इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो जाएगी। अभी मैं उस कंपनी से छोड़ कर आया, मैं उस कंपनी को ऑडिट कर सकता हूँ? 3 साल का पीरियड है भाई, नहीं कर सकता मैं। सेम गोज़ फॉर दिस साइड, क्यों? कि भाई करंट ईयर के फिगर्स का ऑडिट नहीं कर सकता, कंपैरेटिव में चला जाए वो भी ऑडिट नहीं कर सकता, ओपनिंग इक्विटी में चला जाए फिर मैं ऑडिट कर लूँगा। तो इंडिपेंडेंस राइट यहाँ से भी क्रिएट हो जाता है। क्लियर है भाई? टू रिमेन इंडिपेंडेंट थ्रू आउट दी ऑडिट। आगे बढ़ते हैं भाई, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, ये सारे बच्चों को पता होगा ऑलरेडी। इंटेग्रिटी, टू रिमेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ऑब्जेक्टिविटी, नॉट टू compromise प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। थोड़ा सा रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ, गला अंदर से चुभ रहा है मेरा, ठीक है। फिर आप आगे आ जाओ
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर to attain and maintain professional knowledge and skills at the level required to ensure that a client or employing organization received competent professional services. अब बैंक है, सारे के सारे जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है उस पर IFRS 9 इस साल अप्लाई हो गया, ECL अप्लाई हो गया. अब क्लाइंट आपसे पूछ रहा है भाई ECL ये किस बला का नाम है, आप कह रहे हो पता नहीं, तो क्या एक्सपेक्ट करेगा यार, आपके बारे में क्या इंप्रेशन जाएगा, फर्म के बारे में क्या इंप्रेशन जाएगा. तो स्टैंडर्ड आपसे कहते हैं भाई अप टू डेट रहना, जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, जो अपडेशन आ रही है लोकल लॉज रेगुलेशन में, आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सर्विस दे. सर्विस का मतलब आप अच्छा से अच्छा गाइड कर सको या ऑडिट कर सको अप टू द मार्क रहकर. IFRS 17 इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल होने वाला है इस जून से. IFRS 17 इंश्योरेंस कंपनी से IFRS 17 भी अप्लाई हो जाएगा, उसकी वजह से जो IFRS 9 रुका होता है वो भी अप्लाई हो जाएगा. दोनों स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाएंगे. लेकिन अगर ऑडिटर को IFRS 9 की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, IFRS 17 की अंडरस्टैंडिंग, क्या ऑडिट कर लेगा. अब आपके सिलेबस में डाल दिया गया है जो नई स्कीम है S1 S2, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में तो आ चुका है, FR2 के पेपर में आ चुका है, आपके FFR में भी आ चुका है. अब वो ऑडिट के स्टैंडर्ड में भी डाल रहा है. क्यों? क्योंकि जब आप ऑडिट करने जाओगे तो S1 S2 ढोल बजा के चल रहे होंगे मार्केट के अंदर. आपको पता होना चाहिए भाई S1 S2 किस बला का नाम है, ताकि आप ऑडिट उसके हिसाब से कर सको. ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी, to respect the confidentiality of information acquired because of professional and business relationship. जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द एंटिटी लोगों को नहीं पता, थर्ड पार्टी को नहीं पता. लेकिन आप चूंकि उस कंपनी के ऑडिटर हो, आप अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स को ऑडिट करते हो, तो इसलिए क्लाइंट आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कॉन्फिडेंशियलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनको इंश्योर करो और वो इन्फॉर्मेशन आप उस क्लाइंट से बाहर ना निकालो. इवन आपकी जो फर्म्स में कुलीग हैं दूसरे, आप उनसे भी शेयर ना करो. दिस इज़ द कॉन्फिडेंशियल. और ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. प्रोफेशनल बिहेवियर, टू कंप्लाई विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, अवॉइड एनी कंडक्ट दैट प्रोफेशनल अकाउंटेंट नोज और शुड नो बाय डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. क्लाइंट पे जाके टिकटॉक बनाना शुरू कर दिए, तो भाई ये हरकत नहीं करनी है. स्नैपचैट पे आप स्ट्रीक चला रहे हो और आपने क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए और थोड़ा सा जूम इन जूम आउट किया, अच्छा सा म्यूज़िक लगाया, तन तनाना धुन और स्ट्रीक भेज दी. भाई कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहे हो, प्रोफेशनल कंडक्ट नहीं है. दोनों चीज़ें ब्रीच. तो एज अ ट्रेनी आपका कॉन्ट्रैक्ट भी फर्म से बढ़ सकता है, प्रोग्राम बढ़ गया तो ये भी हो सकता है, ICAP भी आपको फारिग कर सकता है, कुछ भी हो सकता है. इन चीज़ों को आपने देखना है. तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल फील्ड में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. आप अभी से पढ़ लो, तो जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना और ये चीज़ें आपको अभी से पता होनी चाहिए. ठीक है. होता है ना, दोस्त अब आप बैठे होते हैं शाम के चाय पे, यार तुझे पता है मैं फलाने बैंक का ऑडिट कर रहा हूँ, CFO कितनी सैलरी ले रहा है पता है तुझे, और यार इतनी पैसे ले रहा है, वो ये बेनिफिट है. सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जाती है. आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद है. आप उस कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करो, प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करो, मतलब उसके डिस्क्लोजर को इंश्योर करो. तो भाई लिस्टेड कंपनी है, जाहिर सी बात है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो आप किसी को डिस्क्लोज ना करो. कि तो ये सारी बातें इनका आपने ख्याल रखना होता है. कैरिंग आउट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. अब जो चीज़ें आ रही हैं ना वो बड़ी फेवरेट है मेरी. फेवरेट इसलिए है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में और प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड that includes a questioning mind, being alert to conditions which may indicate possible misstatement. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई FBI ने रिकॉर्ड सीज कर लिया, तो अब मैं गया फौरन से क्लिक हुआ, रिलेटेड पार्टी जानबूझ के नहीं बता रही, चला गया वो 240 में, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गए, प्रूव हो गया मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही, फ्रॉड. ज़रूरी नहीं है फ्रॉड हो, इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया तो मैं चला जाऊंगा वहाँ पर. नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्टली कोई मिस स्टेटमेंट हो. भाई पेनल्टी पड़ेगी ना, मैनेजमेंट ने बोले 1 लाख की पेनल्टी पड़ेगी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ पड़े हुए यार बैलेंस शीट पे, 10,000 1 लाख की पेनल्टी क्या है, रिकॉर्ड कर लो. मतलब मैनेजमेंट का ये एटीट्यूड बता रहा है कि मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन ऑफ रैशनलाइजेशन. वो अपने एक्ट को सही साबित कर रही है कि
क्या ठीक है ना, नॉन कंप्लायंस हो रही है तो क्या है, नहीं यार नॉन कंप्लायंस हो रही है, इसके पीछे तुम देखोगे मैनेजमेंट की एथिकल प्रिंसिपल, एथिकल प्रैक्टिसेस डाउटफुल आ गई हैं। जहाँ पर एथिक्स डाउटफुल आ गई हैं वहाँ पर मिसस्टेटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर मैनेजमेंट यहाँ पर ये चीज़ सोच रही है तो मैनेजमेंट दूसरी जगह पे भी वो चीज़ सोचेगी कि यार एनआरबी पे रिकॉर्ड नहीं करा, कौन सा ऑडिटर पकड़ लेगा यार, छोड़ो, नहीं करता, अगर पकड़ लिया तो देख लेंगे, नहीं पकड़ा तो निकल जाएगी, ये वाला एटीट्यूड भी आ सकता है। तो जब ये चीज़ आ गई तो ऑडिटर जाएगा, न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई, जाओ जाके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को रिवाइज कर दो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को रिवाइज करने का मतलब रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना, रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करने का मतलब ऑडिट रिस्क को बढ़ाना, डिटेक्शन रिस्क को बढ़ाना। जब मैं इन दोनों डिटेक्शन रिस्क को बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बढ़ा रहा हूँ। जब मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बढ़ा देता हूँ तो इसका मतलब मुझे सैंपल साइज इंक्रीज करना पड़ जाएगा, और हो सकता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इतना बढ़ जाए ड्यू टू फ्रॉड कि हो सकता है कि मुझे ऑडिट भी छोड़ना पड़े। और जब मैं ऑडिट छोड़ूं तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे उन लोगों को भी लिखना पड़े जिन लोगों ने मुझे अपॉइंट किया, उन लोगों को भी लिखना पड़े जो इस कंपनी के रेगुलेटर हैं, उन लोगों को भी लिखना पड़े जो मेरा रेगुलेटर है, आई कैप, ओवरसाइट बोर्ड, SECP। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें हवा में नहीं है, आगे जब जब ये चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें बार बार आपकी दिमाग में आती रहेंगी। अच्छा जी, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो मेरे नज़दीक स्केप्टिसिज्म क्या है, ये है ये आप हो, आप जा रहे हो किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए, ये क्या है भाई, सीइंग इज किंग, ठीक है। आपके सर पे ना ये वर्चुअल सीइंग नहीं है भाई, एंटीना है, समझा रहा हूं मैं, ये वर्चुअल एंटीना है। और ये एंटीना क्या कर रहे हैं कि सराउंडिंग से इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन ऑफ एग्रीमेंट्स, इंक्वायरी फ्रॉम CFO, इंक्वायरी फ्रॉम मार्केटिंग ऑफिसर कि भाई मार्केट कैसी चल रही है, प्रोडक्शन कैसी जा रही है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, सेल्स बिकेगा नहीं बिकेगा, कस्टमर पैसा देगा कि नहीं देगा, आपके KPIs क्या हैं, CFO को बोनस मिल रहा है, KPIs क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पे, CEO को पैसा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, भाई किस पे, शेयर प्राइस पर है, शेयर प्राइस जितनी अच्छी होगी तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का रिस्क, इन्वेंट्री बढ़ रही है, सेल्स गिर रही है, फ्यूचर में भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा डिमांड है, न्यू कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट के अंदर, की कस्टमर जा रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। बैंक से नेगोशिएशन चल रही है, कोवेनेंट ब्रीच हो गया, बैंक कह रहा है मैं पैसा नहीं दे रहा, कस्टमर्स केस करना शुरू हो गए मेरे ऊपर, सप्लायर केस करना शुरू हो गए, भाई टाइमली बेसिस पे पैसा नहीं आ रहा, गाड़ियाँ बना के मैंने बेची, एक्सीडेंट होने लगे, गाड़ियों के ब्रेक फेल होने लगे, कस्टमर्स ने केस करने शुरू कर दिया कि भाई ये गाड़ियों के ब्रेक फेल है, एक्सीडेंट हो रहा है हमारा, वारंटी का प्रोविज़न जो रिकॉग्नाइज हुआ है वो अफेक्ट हो सकता है, ये क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। ये तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इन्वायरमेंट में इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घूम रही होंगी, आपको देखना है व्हाट इज़ रेलेवेंट टू यू, विच कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको बताई, ये सारी की सारी बिजनेस को अफेक्ट कर रही होंगी, बिजनेस रिस्क को अफेक्ट कर रही होंगी। इसमें से वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑडिट रिस्क के रेलेवेंट होंगी, जो कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट कर रही होंगी जाके, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ये एंटीने कैप्चर कर रहे होंगे। इन एंटीनों से उतर के ये जो मेरे अंदर भेजा है ना दिमाग, इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होंगी कि इसके अंदर जो बिजनेस रिस्क है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर सकती हैं, बेस्ड ऑन माई प्रोफेशनल जजमेंट, बेस्ड ऑन माई प्रोफेशनल जजमेंट। ये वही है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो थ्योरी से, जो इन्वायरमेंट से मैं चीज़ें कैप्चर कर रहा हूँ, यूजिंग माई प्रोफेशनल जजमेंट एंड यूजिंग माई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मैं उन चीज़ों को कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑडिट रिस्क के अंदर। बात समझ में आ रही है? स्केप्टिसिज्म क्या है, कितना ज़रूरी है यार शक्की मिजाज रखना। एक चीज़ तो मैंने बताई यार, ये चीज़ है, इसके पीछे क्या हो सकता है। एक सवाल था पास पेपर में, गया 10 साल से ऑडिट कर रहे हो और मैनेजमेंट जो है वो 5 वक्त की नमाजी है, उधर भी दर्स बयान होते हैं, चांदनियाँ जो है ना वो बिछी हुई हैं, बार बार अलार्म बजते हैं कि भाई आ जाओ, दर्स हो रहा है, दर्स हो रहा है।
तो अब जो है ना वो आप पार्टनर से सवाल कर रहे हो कि सर ये यहाँ पर तो ऐसा इन्वायरमेंट है और ज़्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मसला नहीं है, ऑडिट डेस्क हमारा यहाँ पर कम है। तो पार्टनर आपको बोल रहा है बेटा कहाँ गई तुम्हारी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? यू कैन नॉट अज्यूम आइदर मैनेजमेंट टू बी मासूम और इन अदर वर्ड जो उल्टा होता है ना मासूम का, जो मैं नहीं कह रहा आप समझ रहे हो वो वाली चीज़, समझ रहे हो वो वाली चीज़, ठीक है। तो मैनेजमेंट वो भी हो सकती है, मैनेजमेंट मासूम भी हो सकती है। तुम्हें नहीं पता कि मैनेजमेंट कौन है, तो तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में थिंग्स माइट गो रॉन्ग एट एनी टाइम, वो आपको नहीं पता हो सकती, ठीक है। ऑडिटर शुड नॉट बिलीव एनीथिंग विदाउट कॉरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन द पास्ट। अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आपने ये लाइन उठा के चेप देनी है, ऐसा सवाल पास पेपर में आ चुका है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट इन द पास्ट, हो सकता है सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हों, इस साल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हों, तो मैनेजमेंट हो सकता है किसी और तरीके से सोच रही हो सकता है मैनेजमेंट के KPIs हो गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उस तरह तो मैं बोनस मिलेगा। CEO को बोल दिया यार जितना प्रॉफिट हो 10% बोनस ले जाना, तो CEO बोल रहा है यार जितना 10% बोनस, तो अगर 100 मिलियन का प्रॉफिट है और मैं अगर 10% लेके जाऊंगा तो कितना हो गया, और CFO बोल रहा है यार अगर प्रॉफिट मेरा हो गया ना इस साल 150 मिलियन तो हो जाएगा 15%, तो 10% जाएगा बैंक अकाउंट में और 5% से मैं मालदीव्स में ट्रिप लगा सकता हूँ। एक होता है ना, मालदीव्स में ट्रिप लगा सकता हूँ, वापसी में उम्रा करके आऊँगा, सारे गुना बख्शवा दूंगा, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। यह है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। या जैसे ही तुमने देखा ओ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मालदीव्स का ट्रिप मैं रुकता हूँ ज़रा, ठीक, तो तुम क्या करोगे भाई, JEE टेस्टिंग, हर चीज़ पर टेस्ट मौजूद है। मसला ये है कि तुम उस चीज़ तक पहुँचो तो सही, उस चीज़ तक पहुँचो कि जहाँ से मिसस्टेटमेंट अराइज हो सकती है। दिस इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अब ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है ना भाई, वहीं से तो सिनेरियो बनकर आते हैं। तो जब एग्जामिनर बार बार कहता है ना कि रोड लर्निंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में बच्चा फेल हो जाता है, इसका मतलब एग्जामिनर इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तुम्हारी फेल हो चुकी है, तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रही है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें अप्लाई करना है एग्जाम के अंदर भी, जब तुम प्रैक्टिस करो उस चीज़ को भी अप्लाई करना है। देखो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ गलत जा सकती है। क्वेश्चन को जब देख रहे हो ना, लर्निंग करवाता है, पहले तुम सोचोगे भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ गलत हो सकती है, उसके बाद वो चीज़ें तुम्हारी खुद ही लर्निंग का उसके हिसाब से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी टिप है भाई, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, तुम्हारी इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है सोचना कि भाई क्या चीज़ इसके अंदर गलत हो सकती है, ठीक है। खरबूजा अंदर से हो सकता है कि लाल ना निकले, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। पठान कह रहा है यार वहाँ का खरबूजा है, तरबूज है, लाल है भाई, लाल है, तो हो सकता है लाल ना हो, तो तुम क्या करते हो, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, क्या करते हो, मतलब काट के दो। एक और स्केप्टिज्म आता है भाई लाल है, हो सकता है मीठा ना हो, बोलते हो यार काट के दो ऊपर से, तो रिस्क और बढ़ गया, तो तुम और प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। सही है, रिश्ता लेने जा रहे हो तुम, अम्मा ने तस्वीर दिखा दी, शादी ब्याह की तस्वीर है, लड़की खड़ी हुई है, लड़की बड़ी अच्छी लगी तुम्हें, तो बोले यार ज़बरदस्त, यही तो भाई को चाहिए थी। तुमने बोला यार ठीक है, अब तुमने उससे शादी कर ली। जब शादी कर ली, जब मेकअप धुला तो अंदर से धोखा हो गया। ये था ब्यूटी पार्लर, फेस पेंटिंग करा के वो तस्वीर थी और शादी भी आपकी हो गई, तो आपने उसको असल हालत में नहीं देखा था। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या कहेगा कि यार वो तस्वीर देखूं जो घर में बर्तन धो रही हो ताकि मेरा डिटेक्शन, मुझे असल तस्वीर कौन सी देखनी है भाई, असल शक्ल तो वही देखनी है ना, मुंह धुलाओ जिसका, वो देखनी है, वो सही होनी चाहिए। सही है, नॉट टू ऑफेंड एनीवन। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एक उस्ताद ये भी कहते हैं ना यार ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड ब्यूटी पार्लर में होता है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये क्या था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपने बोला यार वो तस्वीर देखनी है, फिर आपने तस्वीर भी देख ली, भाई घर में काम कर रही है, तो फिर आपने बोला कि यार बात करने में कैसी है, मेरे दुख दर्द समझ सकेगी कि नहीं समझ सकेगी, सही है, मेरे साथ चल सकेगी भी नहीं चल सकेगी, मेरे घर वालों से बन सकेगी कि नहीं बन सकेगी। जो शादी जो है ना, वो दो लोगों के रिश्ते के नाम नहीं है, दो ख़ानदानों का आपस में ताल्लुक़ होता है, रिश्ता होता है। तो आप ये देखते हो यार मेरे ख़ानदान वाले के साथ चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी, मैं उसके ख़ानदान के साथ चल सकूँगा नहीं चल सकूँगा, मैं उसके नान नफ़ के उठा सकूँगा नहीं उठा सकूँगा, वो मेरे मिजाज को समझ सकेगी कि नहीं समझ सकेगी। ये सारे सवालात हैं, ये सारे सवालात हैं जो आप करते हो और इसके ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो।
भाई व्हाट्सएप पे आप कम्युनिकेशन करते हो, मिलते हो, मुलाकातें करते हो, उसके फैमिली से मिलते हो, वो आपकी फैमिली से मिलती है, इन्वेस्टिगेशन चलती हैं दोनों तरफ, महीनों महीनों तक चलती हैं, मंगनी होती है, उसके 1 साल बाद जाके शादी होती है, बीच में क्या होता है, यही सारे प्रोसीजर चल रहे होते हैं ना, कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी, साल बाद जाके आप शादी करते हो। ऐसे ही है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये क्या है भाई? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप उस चीज़ों को अप्लाई करते हो, तो यही चीज़ें आप ऑडिट के अंदर भी अप्लाई करते हो। मेरी ऑडिट ओपिनियन तो गलत नहीं हो जाएगी। ऑडिटर का सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि ऑडिट ओपिनियन गलत हो जाए। ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग the incorrect audit opinion. When financial statements are materially misstated, auditor will say financial statements are prepared in accordance with IFRS. When financial statements are prepared in accordance with IFRS, auditor will say financial statements are vice versa. ये vice versa वाला केस थोड़ा सा कम होता है, पहला वाला ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर ने उस तरीके से डिटरमाइन नहीं किया, प्रोसीजर उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो जो प्रोसीजर ऑडिटर ने लिखे वॉज ऑल टुगेदर इनकरेक्टली इनकरेक्ट। ये ऐसा ही है कि जैसे एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट डिड नॉट रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड द आंसर दे रोट वर ऑल टुगेदर नॉट रिक्वायर्ड, रिजल्टेड इन लूजिंग प्रेशियस मार्क। अब इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट करूं कि ऑडिटर वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस सिचुएशन प्रॉपर्ली एंड द ऑडिट रिस्क दे असेस्ड वॉज ऑल टुगेदर नॉट रिक्वायर्ड, रिजल्टेड इन परफॉर्मिंग इनकरेक्ट ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्टेड इन इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन। ऐसा ही है। तो भाई इन चीज़ों को आपने जज करना है, देखना है कि भाई किन चीज़ों का इफेक्ट करी हो। पिछली अटैम्प्ट का जो एग्जामिनर कमेंट है उसके अंदर एग्जामिनर यही कह रहा है कि जो ऑडिट रिस्क के बच्चों ने इनकरेक्टली जज किया है, सिनेरियो के हिसाब से उसने नहीं लिखा कि रिस्क क्या है। ठीक है। वाई प्रोफेशन, क्यों ज़रूरी है प्रोफेशन? बहुत बातें हम कर चुके हैं, तकरीबन सारी अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। टू इवेल्यूएट ऑडिट रिस्क, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एंड परफॉर्म क्रिटिकल असेसमेंट, avoids overlooking unusual circumstances, reduces risk related to over generalizing when drawing conclusion from audit observation। ठीक है, एक चीज़ का कंक्लूजन लिया और वो मैंने ओवर ड्रॉ कर लिया दूसरी कि भाई सेल्स सही है तो इन्वेंट्री भी सही होगी, रिसीवेबल भी सही होगा, एक्सपेंसेस भी सही होंगे। ओवर ड्रॉ नहीं करना है आपने, जनरलाइज नहीं करना है आपने। हर एरिया की अलग टेस्टिंग है, हर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क आपने अलग डिसाइड करना है, हर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सैम्पलिंग अलग है, प्रोसीजर्स अलग हैं, कंक्लूजन भी अलग हो सकता है। रिड्यूसेस टू डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट। ये सारी की सारी बातें हम बच्चों, क्या लोड हो रहा है? चलो जी, प्रोफेशनल जजमेंट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज। आ रही है स्क्रीन, नजर आ रही है? प्रोफेशनल जजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑडिट नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। इन शॉर्ट, दिस इज योर जितना भी तुमने ऑडिट पढ़ा है, जितना भी तुमने एक्सपीरियंस लिया है, अभी तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, जो हम क्लास में आपको बता रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस है। जब इंशाल्लाह ताला तुम ट्रेनिंग पीरियड शुरू होगा तो वो जो एक्सपीरियंस तुम ले रहे होगे, जितने भी साल के हो जाओ, जितना भी तुमने एक्सपीरियंस लिया वो सब, जितनी तुम्हारी ऑडिट नॉलेज है, जितनी तुमने ट्रेनिंग ली है, भले ही वो अकाउंटिंग फील्ड के अंदर हो, IFRS में हो, भले ही वो स्टैंडर्ड में हो, एथिकल स्टैंडर्ड में हो, कंपनी लॉ में हो, टैक्स में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो सारी की सारी नॉलेज को किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई करना, उसको प्यार से कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। मैंने जो स्टैंडर्ड पढ़े हैं वो स्टैंडर्ड आपने भी पढ़े, जो मैंने IFRS पढ़ा है वो IFRS आपने भी पढ़ा हुआ है, जो मैंने लॉ पढ़ा है वो लॉ आपने भी पढ़ा हुआ है। लेकिन एक किसी सिचुएशन पे, एक किसी सिनेरियो पे उसको अप्लाई करने का जो नज़रिया है, जो थॉट प्रोसेस है, मेरा वो डिफरेंट होगा, आपका वो डिफरेंट होगा। ऐसे ही है। तो ये सारा का सारा आता है एक्सपीरियंस है। कोशिश करेंगे कि ये एक्सपीरियंस कुछ आप लोगों को भी ट्रांसफ़र करें।
तो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट टू रीच एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन, एज नॉट एवरी इशू मैटर इज डिस्क्राइब इन IFRS और आइजाज। तो वो सारे के सारे आपके एक्सपीरियंस से भी आते हैं, कुछ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से भी आते हैं। प्रोफेशनल जजमेंट इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग मटीरियलिटी, assessment of audit risk, determining the nature, timing, extent of audit procedures, applying the IFRS's assessment of appropriateness of accounting policy used by the management, evaluating appropriateness and reasonableness of assumptions, evaluating and forming conclusions and audit evidence। तो प्रोफेशनल जजमेंट में अप्लाई कर रहा होता हूँ मेनली इन एरियाज़ में, मटीरियलिटी कैलकुलेट करना, बेंचमार्किंग डिसाइड करना कि भाई यूज़र को क्या सूट कर रही है बेंचमार्क, ऑडिट रिस्क की असेसमेंट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वो सारा का सारा अपने एक्सपीरियंस है। IFRS अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करना, अजम्पशंस को टेस्ट करना, कंक्लूजन्स पे पहुंचना, ये सारा का सारा प्रोफेशनल जजमेंट का काम है मेरा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? जी बच्चों, ऑनलाइन वालों बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई सवाल है यहाँ तक? जी भाई, किसी का कोई सवाल है? तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिसमें ट्रू एंड फेयर व्यू, मटीरियलिटी, इंटरनल कंट्रोल्स, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी, फिर आप आगे आ जाएं एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, यूज़र, फिर हम आ जाएंगे ऑडिट रिस्क के ऊपर। फ़ौरन से आ जाएंगे हम ऑडिट रिस्क के ऊपर। ऑडिट रिस्क को हम समझ रहे होंगे, तो एकदम से आप देखोगे कि जहाज़ रनवे पे जा रहा है स्लो स्पीड के साथ, और एकदम से आप पहुंचोगे 18,000 की बुलंदी पे, फिर आवाज़ आएगी 34,000 की बुलंदी पे, एकदम से पहुंच जाओगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है। रिमेंबर, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछें तो बेहतर चांसेस हैं जवाब मिलने के, अनलेस कि किसी का कोई पर्सनल इशू है तो आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला कल होगी इसी टाइम पे 2 से 4 के बीच में, तो फिर मुलाकात होती है, ठीक है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।